ओके सर, चलो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा लेट हो गया। ओके, तो आज हमारे साथ हैं अंकित सर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 173 है। सर अपनी जर्नी शेयर करेंगे। ब्रीफली मैं बता दूं, सर राजस्थान के रहने वाले हैं और सर का ये थर्ड अटेम्प्ट था। सेकंड इंटरव्यू ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, ठीक है। बाकी सर अपनी जर्नी शेयर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे पूछ लीजिएगा। बेटर ये होगा कि डाउट बाद में पूछिएगा, जैसे सेशन का फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है। ओके सर। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? चलो, तो मेरे बारे में बता दिया थोड़ा सा सर ने। तो एक्चुअली में हम थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी कैसे काम करता है, यूपीएससी कैसे एग्ज़ाम लेता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, आप सभी हिंदी मीडियम वाले हो, तो मेरा भी हिंदी मीडियम था और हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था। थर्ड अटेम्प्ट था मेरा ये। और इससे पहले जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो क्या मिस्टेक्स रही मेरी और फिर कैसे उन मिस्टेक्स को हमने दूर किया, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर बाद में देखते हैं जो कुछ आपके और हमारे सवाल होंगे उनके बारे में। तो इसमें कुछ इन्होंने मेरे को बोला है, उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, ठीक है। और मुझे लगता था कि कई बार इंजीनियर्स को क्या ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे साथ ओवर कॉन्फिडेंस साथ में चल रहा था। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे साथ ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में मेरी हेल्प नहीं की और मेरे को सी सेट में फ़ेल कर दिया था। तो थोड़ा सा हमें ओवर कॉन्फिडेंस को कम करना है और कॉन्फिडेंस को लेके आना है, क्योंकि बहुत बारीक सी लाइन होती है और कॉन्फिडेंस के बीच में। तो कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रीलिम्स को लेकर के। तो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो अगर क्लासरूम स्टूडेंट्स होते हैं हम, तो कई सारे हमें नोट्स यहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। और अगर नोट्स प्रोवाइड नहीं भी होते तो हम खुद बना लेते हैं क्लासरूम के माध्यम से। फिर उसमें हमें कई सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं, कई सारी चीज़ें हमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती है साथ में, तो उनको भी हटाना होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारा जो सिलेबस होता है मेंस वाला, वो काफ़ी हमें हेल्प करता है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी अगर हम मेंस के सिलेबस को अगर साथ में रखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि तैयारी दोनों की साथ में होगी। और प्रीलिम्स के जहाँ तक नोट्स बनाने का सवाल है, तो नोट्स तो हमारे अगर हैंड रिटन होते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होते हैं तो हमारे पास जो कुछ बुक्स वगैरह होती हैं, तो उन बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो सोर्सेज के बारे में बात करनी है या फिर सबके फिक्स सोर्सेज होते हैं, बताना है। तो जैसे पॉलिटी के बारे में बताने की बात नहीं है, लक्ष्मीकांत इनफ है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं रखने हैं, जितने कम सोर्सेज रहेंगे उतना बेटर रहेगा। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स अगर देने वाला होता है तो दो सोर्सेज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने हो चुके हैं। अगर हम पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास कम से कम सोर्स हो। अगर हमारे दूसरा तीसरा अटैम्प्ट होता है तो हम अपने सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रीच है उस सब्जेक्ट की डेप्थ जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं रखना होता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि इन चीज़ों में हम ऐड कितना कर रहे होते हैं और उन चीज़ों में से कितना हम हटा रहे होते हैं। इम्पोर्टेंस कौन से टॉपिक की है और कौन से टॉपिक की नहीं है, तो हमें इम्पोर्टेंस कितनी है वो पता चलेगा हमें PYQs से। हमेशा PYQ हमें साथ में रखना होता है। PYQ के आधार पे ही हमें एनालिसिस करना होता है कि हमें कितना किसी टॉपिक को वेटेज देना है और कितना उसको डेप्थ तक पढ़ना है। कई बार सरफेस से क्वेश्चन आते हैं, कई बार डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। इस बार का जो प्रीलिम्स था उसमें थोड़ा सा डेप्थ का
बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे थे और बहुत उसमें व्यापक समझ की आवश्यकता मुझे लग रही थी कि तो वो उस तरीके के प्रश्न भी होते हैं कई सारे। तो सिलेबस, PYQ, ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। एक मुझे लगता है कि एंशियंट और मिडाइवल के लिए एक बुक मैंने पढ़ी थी, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मैक बुक, इंडियन हिस्ट्री के नाम से आती है। वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। बहुत सारे उसके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे वो वहाँ से मुझे मिल गए थे, जो कि जनरली कहीं दूसरी बुक से नहीं मिलते हैं। हालांकि थोड़ी सी डिटेल में है, लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए ही बनाई गई हैं। अरिहंत की मैक बुक है। और एनवायरनमेंट के लिए आप थोड़ा सा अच्छा मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला मटेरियल इसमें पढ़ा था, PMFIS का। तो उसकी जो बुकलेट आती है, एक्चुअली मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैं इंग्लिश को पढ़ लेता था। तो वो PMFIS का मटेरियल बहुत अच्छा है इसमें, एनवायरनमेंट को लेकर के। जियोग्राफी के नोट्स काफ़ी सफिशिएंट रहते हैं, यहाँ के जो क्लासरूम नोट्स होते हैं वो, और उसके साथ NCERTs। ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने बुक रेफ़र की थी वो थी नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी बुक। ये नई बुक है। हाँ, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी नाम से एक बुक है, हिंदी में भी आती है वो वाली बुक मैंने रेफ़र की थी। अच्छी बुक है। बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं वहाँ से। तो वो ध्यान रख लेना है। तो ऑलमोस्ट हो गया सारा इसमें तो प्रीलिम्स के हिसाब से। तो साइंस एंड टेक के लिए तो जो आपका विजन का करंट अफेयर मटेरियल है, मंथली मैगजीन, वो सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जो यहाँ के जो क्लासरूम नोट्स होंगे, जिसमें आपके बेसिक साइंस की क्लासेस होगी, वो देख लेना है। क्योंकि साइंस एंड टेक में मतलब बहुत उसका वाइड है, तो इतना कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और धीरे धीरे हम जितना हमारा दायरा होता है उसी हिसाब से बनाना होता है। जैसे कई साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें साइंस को पढ़ने और समझने में बड़ी आसानी रहती है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा तकलीफ़ आती है। तो उसी हिसाब से फिर उनको देखना रहता है कि कौन से एरियाज़ जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हीं एरियाज़ पे वो फोकस करें। बहुत ऐसी जगह पे नहीं जाना, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो नहीं पढ़ना होता, लेकिन हमें बायो पर थोड़ा पढ़ना होता है, बायोटेक पढ़ना रहता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना होता है। वो थोड़ा सा बायोटेक वेरी इंपॉर्टेंट है। और बायोटेक है, इसके अलावा जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, डिफेंस वाला पोर्शन है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उनको देख सकते हैं इसके लिए। तो वो सारा मेरे हिसाब से विजन की मंथली मैगजीन भी कवर करती हैं और विजन की क्लासेस भी कवर करवा देती हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने बताया आपको PMFIS, मैंने PMFIS पढ़ा था इसके बारे में। और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स वो उन चीज़ों के नोट्स मैंने बनाए थे जो बहुत रटने वाली चीज़ें होती हैं, जो हम बार बार, जिसको हमें मेमोराइज़ करना होता है, ताकि हम उन चीज़ों को याद रख सकें और बार बार उनको प्रोड्यूस कर सकें एग्ज़ाम के दौरान। उन चीज़ों के हम नोट्स बनाते थे। कॉन्सेप्ट के नोट्स नहीं बनते, कॉन्सेप्ट तो हमारे ब्रेन में रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं और हमारे पास 2-4 फैक्ट्स होते हैं, तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वहाँ से हम आउटपुट निकाल सकते हैं। वो मेंस में करते हैं हम। ठीक है। और अब प्रीलिम्स में आता है कि प्रीलिम्स चूँकि थोड़ा सा बहुत ही अभी आज 2-4 साल में अगर देखें तो हम बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ आ गई हैं प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक यही होता है कि हम प्रैक्टिस जितनी बेटर करेंगे उतना अच्छा होगा। तो प्रीलिम्स में हमें सेक्शन वाइज टेस्ट तो देने ही होते हैं। FLTs का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि वो हमें टाइम मैनेज करना सिखाता है। क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर बहुत बड़े बड़े आने लग गए आजकल। अगर आप लोगों ने अगर प्रीलिम्स का इस साल का पेपर देखा होगा या लास्ट ईयर का भी देखा होगा, तो बहुत लेंथी पेपर आते हैं। तो हमें टाइम मैनेज करना एक बड़ा उसमें चैलेंज बन जाता है। तो पहले हम सोचते थे कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग सब हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब आपकी फर्स्ट रीडिंग में ही आपको आंसर भी मार्क करने हैं, सेकंड रीडिंग में भी आपको देखना है और गोले भरने हैं। तो वो बहुत यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क हो जाता है टाइम मैनेज करना। ठीक है। तो इसके लिए हमें FLTs की प्रैक्टिस करनी होती है। और FLTs ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही कोचिंग के लगाएं, कम से कम 4 से 5 कोचिंगों के FLTs लगाने होते हैं।
ताकि उससे क्या है ना, हमें अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की जो हमारी हैबिट है वो डेवलप हो सके। तो अलग अलग 4-5 टाइप के पेपर्स लगाने होते हैं। हिंदी में अवेलेबल हो तो हिंदी में, नहीं हो इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में भी लगा देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, तो विजन की मंथली मैगजीन से भी आप उसके प्रीलिम्स के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक सुनने आईएएस का मटेरियल भी आता है, वो भी कई लोग प्रेफर करते हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं विजन की मंथली मैगजीन में हमेशा पढ़ता था, और PT 365 आती हैं, वो सफिशिएंट रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से उठते नहीं हैं। तो मंथली मैगजीन से क्वेश्चन मुझे लगता है वहाँ से उठते हैं, तो उन्हीं के नोट्स हम बना सकते हैं। और ख़ुद से अगर मंथली हम नोट्स भी बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं, लगभग जैसे 1 महीने की जो हमारी PT होगी, मंथली मैगजीन होगी, उसके 7 से 8 पेजेस में आपके प्रीलिम्स के हिसाब से नोट्स बन जाते हैं। तो इतने से नोट्स हमें बनाने होते हैं, बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जितना पूछना है उतना ही हमें याद करना है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता तो मुझे लगता है कि UPSC में नहीं होती। बाकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीलिम्स के पेपर्स लगाओगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और PYQs की प्रैक्टिस करनी है। आपका जब एग्ज़ाम होता है UPSC वाला, उसके 10 दिन पहले से आप ये कोचिंग वाले टेस्ट पेपर लगाना बंद कर देते हैं। उसके बाद से 10 दिन तक कंटिन्यू आपको सिर्फ UPSC के जो PYQs होते हैं उनका रोज़ एक पेपर उठाना होता है, उसको लगाना होता है और उसका एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपको उसके जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल स्टडी करना होता है, कि उस ऑप्शन के बारे में क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या अभी उसका करंट रिलेवेंस है, उन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना लेते हैं कई बार UPSC। और ये 3-4 सालों में तो काफ़ी देखने को मिला है। 2021 में तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए थे, 22 में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जो UPSC के ऑप्शंस थे, वहीं से क्वेश्चन बनाए थे उन्होंने। तो उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक सेकंड चीज़ आती है CSET के बारे में। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए CSET थोड़ा सा एक चैलेंजिंग बना हुआ है अभी भी, और आगे भी रहेगा ये, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं, क्योंकि उनको अगर इसकी GS की कट ऑफ कम रखनी है तो उनको CSET टफ बनाना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक SSC का जो Tier 1 होता है उस लेवल की मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके तैयारी करनी होती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो कंफर्टेबल एरियाज़ हैं मैथमेटिक्स के, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रेंशन तो सबको करने ही होते हैं, हिंदी मीडियम वाले कॉम्प्रेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसकी भी लैंग्वेज आजकल बड़ी टफ आती है, तो उसको समझना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और अनसर्टेनिटी रहती है प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक कि ये सही भी होगा कि गलत होगा, क्या होगा उसका, तो वो थोड़ा सा उसमें वेरी करता है। अब CSET में एक और क्वेश्चन आता है कि CSET के क्वेश्चन कितने सॉल्व करें। तो कई लोग तो कहते हैं कि 55-60 इतने अराउंड करते हैं, कुछ लोग 40 करते हैं, जैसे मैं लगभग 40-42 इसके अराउंड क्वेश्चंस करता हूँ, उतने में हो जाता है। तो वो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस एरियाज से आपको क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। अगर कॉम्प्रेंशन करते हैं तो कॉम्प्रेंशन में फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। मैथ्स और रीजनिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आंसर सही है कि गलत है, आपको उसमें गेस वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उस 2-3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर ये है कि आप कौन से हिस्से को चूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट हैं, उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है इसमें। जैसा मेरा ये था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा करता था, बाकी उस हिसाब से फिर मैं थोड़े बहुत 10-12 क्वेश्चन कॉम्प्रेंशन के लेता था जो बहुत ईजी होते थे, तो उससे मेरा बहुत आसानी से CSET निकल जाता था। तो बहुत कम क्वेश्चन करके भी मैं आराम से 2 घंटे तक आराम से एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता था। तो हमारे पास फिर पर क्वेश्चन जो टाइम है वो भी मेरे पास ज़्यादा होता था, क्योंकि मुझे पता था कि 40-45 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, तो पर क्वेश्चन जो टाइम होता है हमारे पास वो बढ़ जाता है। तो उसका एक फ़ायदा ये रहता है।
बाकी इसमें बहुत इंडिविजुअल होता है, क्योंकि सी सेट में या फिर कोई भी हमारा पूरा यूपीएससी का तीनों अगर हम स्टेप देखेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो वहाँ पे पर्सनल आपकी जो वीकनेस हैं और पर्सनल जो स्ट्रेंथ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से बहुत सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं और अपनी वीकनेस को किस तरह से छुपा रहे होते हैं। अगर आप इस पे वर्क कर चुके होते हैं तो बहुत आसान होता है यूपीएससी को निकाल लेना। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं होती और हम अपनी वीकनेस को देख देख करके डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, ब्राइटफुल करेंगे और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर देंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे पूरा खेल कॉन्फिडेंस से हम सीधा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रीलिम्स को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कुछ जिस पर बात करनी हो आपको, तो पूछ सकते हैं आप। थोड़ा सा जोर से, लाउड। हाँ, अभी इसी बार ये एलिमिनेशन ख़त्म हुआ है। लास्ट ईयर भी उन्होंने इंडिकेट कर दिया था ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 बता करके कि अब एलिमिनेशन का ज़माना चला गया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो यानी कि वही है कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्लस आपको एनालिटिकल आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों आपके पास होना चाहिए। आपको फैक्ट के तौर पे भी सही होना है और आपको जो एनालिसिस है उसके तौर पे भी सही होना है। उसी आधार पे आपको आंसर चाहिए होता है। तो आपके पास यानी कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, यानी कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। और आपके पास जो आपके कोर सिलेबस हैं, कोर सिलेबस का मतलब होता है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और जीएस में एक बात ये होती है कि सभी के लिए वो कॉमन होता है। उसमें चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, सबके लिए वो कॉमन है और वही से उसका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होने वाला है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों के भी लिए वही है। अगर पेपर टफ होगा, एलिमिनेशन मेथड ख़त्म हुआ, तो दूसरे के लिए भी ख़त्म हुआ है। लेकिन फिर उसमें वही है कि आपको जितना सब्जेक्ट आपके पकड़ में होगा उतना आपको आंसर देने में आसानी होगी और उतना कॉन्फिडेंट आंसर देंगे। यार, इकोनॉमिक्स सर्वे बहुत हेल्पफुल होता है आपके मेंस के लिए। तो जो यहाँ पे विजन का जो नोट्स आता है, लगभग 70-80 पेजेस की एक तो इकोनॉमिक सर्वे की आती है समरी, वो बहुत सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता। एक बजट डॉक्यूमेंट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आता है, जो बजट के नाम से ही एक वो बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से डाउनलोड कर लो। या फिर जो विजन है वो भी प्रोवाइड करता है इसका एक डॉक्यूमेंट, बहुत सफिशिएंट है। उसको कैसे टैकल करें, मतलब हाँ, तो फिर चीज़ें आनी भी चाहिए। ये तो हमेशा ही होता है। जितना हम सुनते हैं उसका 60% हमारे पास आता है, 40% हम याद रख पाते हैं और 10% हम उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये तो हमेशा रहता है, ये गैप हमेशा बना रहेगा ना। यही तो हमारी डिलेमा होता है, ह्यूमन लाइफ का डिलेमा यही है कि जितना हम सोचते हैं उतना कर नहीं पाते, जैसा हम होना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाते। तो डिलेमा है इसमें, तो कोई सर नॉर्मल सी बात है, सभी के साथ होता है। सर बाकी, लेकिन बाकी तो कर जाते हैं ना, उतने में ही कर जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उतने में ही कर जाते हैं, हम करते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं। तो कहीं नहीं ना तो कहीं आप तो कुछ उनसे अलग कर रहे टेक्निक होंगे में। ना, आप भी तो कुछ अलग कर रहे होंगे उनसे। वही है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो आप ये अब देखो उसमें किस चीज़ से रिलेटेड कर रहे हैं, हम आंसर राइटिंग से रिलेट कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स से रिलेट कर रहे हैं। प्रीलिम्स से सर। तो प्रीलिम्स में तो यही है कि या तो तुम्हारा रिवीजन कमज़ोर होगा, तुमने रिवीजन नहीं किया होगा, तभी तुम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। यूपीएससी की दो चीज़ें हैं, आपका प्रैक्टिस और रिवीजन। हर चीज़ का प्रैक्टिस करना है आपको और बार बार रिवीजन करना है। और रिवीजन तभी होगा जब आपके पास चीज़ें कम होगी, सारी चीज़ें आपके पास कंसोलिडेटेड फॉर्म में होगी और आप उनको डायरेक्ट प्रोड्यूस करने की सिचुएशन में होंगे। रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं यूपीएससी का। जैसे सर सन 2023 का जो पेपर दिया था, इसमें तो इसमें सर क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि आ रहे हैं सर, मतलब माइंड में कहीं ना कहीं था, लेकिन कन्फ्यूजन इतना था कि सर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही होगा, क्योंकि 2 आ रहा है, 2 को नहीं आ रहा है। फिर इतना कन्फ्यूजन कि तीसरा गलत होने का चांसेस 75% चांस नहीं, गलत अगर होने का आपका था, 50-50 25% भी सही होने होता का। है तो भी अगर आप 50-50 सारे करते हैं तो भी आपके जो मार्क्स हैं वो हमेशा इंक्रीज ही होंगे।
कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 50-50 वाले सारे गलत हो जाए। 50-50 वाले भी सही होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। पर सर इसमें ऑप्शन में तो ऐसा था सर कि इसमें तो ऑप्शन ही ऐसा था सर। तो आपको इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और सभी लोग ले रहे हैं इसमें। ये आप ही के साथ नहीं है, ये सभी के साथ हैं, तो ऑप्शन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। थैंक यू सर। एक चीज़ होती है ना कि आप सब कुछ जानने के चक्कर में जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं उनको भूल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है कहीं भी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ऐसा होता नहीं है। बहुत कम पढ़ के भी निकल जाते हैं एग्ज़ाम, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो कोर है, हमारे कोर सब्जेक्ट। PYQs के हिसाब से हमें अपना उसमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब आप एंशिएंट मिडाइवल में बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे, लेकिन आप एनवायरनमेंट या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में टाइम नहीं दोगे, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण कदम होता है। सर हेलो। हाँ बिल्कुल, विजन के जो नोट्स होते हैं ना, विजन के जो टेस्ट सीरीज़ की जो आंसर कीज़ होती है, हाँ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या दिक्कत होती है ना, बहुत बड़ा होता है। तो आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो मैंने ये किया था, जब भी मैं बनाता था, टेस्ट लिखता था, तो टेस्ट लिखने के बाद जैसे एनालिसिस करते हैं हम, तो उसी के साथ एक पेज पे उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम क्या ना उसकी नोट्स बना लेते थे। तो जब हमारा एग्ज़ाम का 1 महीना रहता था तो हम उनको रिवाइज़ करते थे, तो वापस पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। और क्वेश्चंस पेपर्स पे यार बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैंने 2-3 तरीके इसमें प्रैक्टिस किए थे। कई सारे क्वेश्चंस की टफनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करते थे हम, जो क्वेश्चन पेपर होता था उन्हीं के ऊपर लिख देते थे कि मुझे सिर्फ यही क्वेश्चंस दोबारा पढ़ने हैं। और कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं तो उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लिख देते थे कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5, 8, 12, 14, 15, 47 इस तरह के क्वेश्चंस मुझे पढ़ने हैं। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको फिर बाद में हम रिवाइज़ कर पाते हैं अच्छे से। तो सारा खेल किसका है, रिवीजन और प्रैक्टिस का। रिवीजन आप कितने मैनेज तरीके के साथ कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फिर हमारा एक पेज भी होता था साथ में, तो वहाँ से जो अच्छे अच्छे हमें कॉन्सेप्ट मिलते थे, अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलते थे, जो लगता था कि यूपीएससी इनको पूछ सकती है, उनको रिवीजन करने में हमें आसानी मिल जाती थी। क्योंकि पूरा 60 पेज का उनकी जो आंसर एक्सप्लेनेशन है वो नहीं पढ़ना होता, क्योंकि 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 टेस्ट होते हैं रिवीजन में, तो 35 इंटू 60 बहुत हो जाएंगे ना। हाँ कुछ है क्या इसमें यार जो, चलो देखते हैं। एक टेस्ट पेपर देने में कितना टाइम लगता है, देखो 2 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो 2 घंटे में नहीं देता। हाँ तो पहले अटैम्प्ट में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं और आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि वो 1 घंटे 45 मिनट में ही आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो, सेक्शनल तो खासकर। FLTs तो आप ठीक है 2 घंटे में दे दो, FLTs का तो अभी टाइम भी है नहीं, तो सेक्शनल 1 घंटे 45 मिनट में ही देने की कोशिश करना चाहिए। और जितना टाइम आप एनालिसिस में लगाओगे ना उतना बेटर होगा। और हम क्या है ना 2-3 लोग ग्रुप में करते थे, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी। हो सकता था कोई कॉन्सेप्ट मुझे ना पता हो सकता था किसी सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ। जैसे मुझे लगता था कि थोड़ा सा मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डर रहता था, तो मैं उसको टेस्ट पेपर को किसी CA के साथ देता था जो तैयारी कर रहा होता था, तो उसका इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था वो अच्छा था, तो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाती थी। तो ये हेल्पफुल रहता है। तो अपना जो ग्रुप है वो भी इसमें बहुत मैटर करता है कि आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्किल हो जिसके साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और वो अलग अलग टाइप के हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे एक ही टाइप के होंगे, तो फिर अलग अलग जो नॉलेज का जो एरिया हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। अलग अलग जैसे ऑप्शनल अलग अलग होना चाहिए, किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल, किसी का PSR ऑप्शनल, किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो उस हिसाब से होता है। तो बाकी हिंदी मीडियम में होते नहीं है ऐसा, तो इसीलिए मैं मुखर्जी नगर रहता नहीं था, मैं करोल बागी रहता था। जी नहीं, मैंने विजन में क्लास, हाँ तो चलो थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कोचिंग का जितना साइंटिफिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना उतना ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोचिंग के पीछे नहीं भागना है।
तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी वीकनेस कहाँ है सब्जेक्ट वाइज। जैसे मुझे लगता था कि मेरा इकोनॉमिक्स वीक सब्जेक्ट है, तो मैं इकोनॉमिक्स की क्लासें लेता था, लेकिन मुझे पता था कि हिस्ट्री पढ़ने का मुझे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, तो एंशिएंट मेडावल पढ़ने का मुझे कोई मतलब है नहीं, तो मैं नहीं आता था तो मेरा फाउंडेशन वाला ही, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग ही क्लासरूम्स आता था, सभी क्लासेस में अटेंड नहीं करता था। पॉलिटी के भी जैसे कुछ हिस्से थे मैं खुद ही पढ़ लेता था, मुझे नहीं पढ़ना उनको। बाकी कुछ हिस्से जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी कैश हिस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा डेप्थ में पता होना चाहिए। कोई एक्सपर्ट अगर हमें समझाएगा तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे प्रोवाइड करेगा, तो उसी हिसाब से फिर कोचिंग का भी हम हेल्प लेते हैं। तो उस वे में हमें लेना है कि जहाँ हमें लगे कि इसमें मुझे कुछ एड ऑन करने की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ से कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए। हेलो सर, इसी पे फॉलो अप क्वेश्चन है सर। फॉर एग्जांपल आपने कोचिंग नहीं लिया होता तो क्या आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज निकाल सकते थे? यार देखो, कोचिंग एक मेंटरिंग अगर आपको प्रोवाइड कर रही है कोचिंग, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी होती है कि मेंटरिंग। यूपीएससी में मतलब अकेले आप रह के नहीं पढ़ सकते, मुझे ऐसा लगता है, किसी न किसी की हेल्प आपको ज़रूरी होती है। तो एक्चुअली जहाँ मैं रहता था तो वहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स थे जो मुझे लगातार कंटिन्यू मेंटरिंग करते रहते थे। वो सेलेक्टेड भी थे, नॉन सेलेक्टेड भी थे, कुछ ने इंटरव्यूज़ दिया हुआ था, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कोचिंग की। लेकिन ये सबके साथ नहीं है ना, जैसा मेरे साथ था वैसा सबके साथ नहीं है। तो कोचिंग को एज ए मेंटर के तौर पे, एज ए गाइड के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। बहुत अपनी सूझबूझ से अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितना टाइम किस कोचिंग में किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और आप पढ़ रहे हो 1700-1800 की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है, कोई मतलब ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, वो भी 1 साल छोड़ कर 1 साल आता है, तो इतना टाइम लगाने का, इतनी एनर्जी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा जो न्यूज़पेपर था, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। नहीं, डेली देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, देखने से ज़्यादा बेटर है पढ़ना चाहिए। मेरा न्यूज़पेपर फिक्स था कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूंगा, या तो मैं उसको ई पेपर के तौर पे पढ़ूंगा, या फिर मैं उसको फिजिकली अगर मुझे अवेलेबल होगा तो मैं पढ़ता। सर फिक्स था ये। सर न्यूज़पेपर से ही संबंधित सवाल है। जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं अब न्यूज़पेपर्स की भी नोट्स वगैरह बनाओ, शॉर्ट नोट्स, तो कितना प्रासंगिक है? यार अकेले बनाने में तो दिक्कत होगी, अगर 4-5 लोगों का ग्रुप बना रहा है तो वेल एंड गुड। ग्रुप नहीं है सर तो? बिना, यार फिर अकेले में बहुत कुछ कैसे मैनेज करोगे? तुम्हें न्यूज़पेपर के नोट्स पे बनाने हैं, मंथली मैगजीन सफिशिएंट? बहुत सफिशिएंट होती है। मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, प्री के लिए मेन दिक्कत आती है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स के भी अब जैसे फिर मंथली मैगजीन भी उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं ना, अभी अपडेशन इनका होता रहता है। मतलब वैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ें, मंथली मैगजीन का नोट्स बना के पढ़ें। मंथली मैगजीन एक्चुअली न्यूज़पेपर का रिवीजन हो जाता है, और मंथली मैगजीन्स के अंदर आपका स्टैटिक भी कवर हो जाता है। न्यूज़पेपर आपको सिर्फ करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा है। बहुत कम ऐसे हिस्से होंगे न्यूज़पेपर के जो आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मंथली मैगजीन आपको स्टैटिक भी प्रोवाइड करेगा और आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करेगा। हेलो सर। सर फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, उसका मेंस हो गया, सॉरी प्रीलिम्स हो गया, अब ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सो सर यहाँ पे डायलेमा ये है कि जो जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है उसको 1 साल और वेट करना है, उसको वो मेंटल मोटिवेशन जारी रखना है। बट अगर किसी का प्रीलिम्स हो गया है, मेंस हो गया है, उसमें उसके बीच में 3 महीने का समय रहता है, और अगर मेंस नहीं हुआ सेकंड बंदे का, तो भी उसके पास ये मोटिवेशन तो है कि मैंने मेंस तक पहुंच गया। सो सर वो जो प्रीलिम्स फेल होने के बाद दूसरे प्रीलिम्स की साइकिल है पूरी 1 साल की, उसमें फिर आपने कैसा किया? लाइक हाँ। दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन।
देखो, यूपीएससी में मुझे जो लगा ना, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है नॉलेज विद एप्लीकेशन, और सेकंड चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड विद इमोशन बैलेंस। तो इमोशन क्या होता है ना, हमारे कभी अपवर्ड होंगे, कभी डाउनवर्ड होंगे, तो होता है, कभी अच्छे इमोशंस आएंगे, कभी नेगेटिव आएंगे, लेकिन हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना, तो उन इमोशंस को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैंने कैसे किया यार, एक्चुअली इसमें फ्रेंड्स का, आपका फ्रेंड्स कैसे हैं वो बहुत ज़रूरी है। बाय गॉड मुझे बचपन से ही फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, खास करके कॉलेज लाइफ में, तो मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो वो लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। एक दूसरे को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपके क्लासरूम फ्रेंड्स, आपके क्लासरूम टीचर्स, ये एक मोटिवेटर का काम करते हैं। तो एक दूसरे को मोटिवेट करना, और बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और कॉन्फिडेंस आपका अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का काम करता है। और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारे यहाँ, योग वाली एक्सरसाइज। तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैं सोने से पहले 5 मिनट तक ऐसे बिस्तर पे लेटता था और देखता था कि मैंने आज दिन भर में क्या किया। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मुझे अच्छी नींद आती थी, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो मुझे नहीं आती थी नींद। तो वो होता था। सुबह उठ करके आप 5 मिनट आराम से अकेले में बैठो, उसमें आप डिसाइड करो कि मुझे क्या क्या करना है। वो शेड्यूलिंग पे भी आ सकते हैं अपन, तो डेली का हमें शेड्यूल कैसा तैयार करना चाहिए, वीकली हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मंथली शेड्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें हमें तैयार करनी होती है। उसी हिसाब से हमें, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमें खुद को इतना बिजी रखना होता है कि हम बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ जा ही ना पाएँ। डिमोटिवेट हम तब होंगे जब हम बहुत ज़्यादा अपने जो अदर देन यूपीएससी की जो चीज़ें हैं उनमें उलझेंगे। अब आप सोचिए, आप अपने गांव के दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो वो यही पूछेंगे बार बार क्या कर रहा है, कितने साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, तो वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कराएगा, क्योंकि आपने फ़ोन काट दिया। उसके बाद आपके 1 घंटे 2 घंटे तो वो बात आपके दिमाग में रहेगी ना। आप बार बार गाँव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, लोग आपसे पूछेंगे, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। तो मेरा जनरली ये मानना है कि जितना कट ऑफ हो सकता है हम अदर देन यूपीएससी, उन चीज़ों से कट होने की कोशिश करते हैं। बाकी अपने माता पिता से बात करना, वो अपने हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। कोई ऐसा अच्छा दोस्त हो जो आपका कॉलेज का दोस्त हो, स्कूल का दोस्त हो, जो आपको लगातार मोटिवेट कर रहे, उससे लगातार बात करो, क्या दिक्कत है। अभी जैसे हम तो, हमारा फ्रेंड सर्किल में हम कंटिन्यू यही बात करते रहते हैं, हम सबसे बात करते रहते हैं। कई बार हम जूम मीटिंग पे बात करते हैं, गूगल मीट पे बात करते हैं, वीडियो बात करते, तो एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि बाहर का मोटिवेशन के बजाय हमारा इंटरनल मोटिवेशन यहीं से आए, ठीक है। और एक और चीज़, ये नॉलेज विद एप्लीकेशन, ये तो हमारे आंसर राइटिंग में दिख जाता है। ज्ञानी नहीं बनना है, अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, जितनी पढ़ी हैं उन्हीं को अप्लाई कर देना है, और किस मैनर में तय करना है वो हम आंसर राइटिंग में देख लेंगे। और कुछ नहीं, नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए, उस रेशियो में पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट का अपना रेशियो तय होता है, और हर सब्जेक्ट के अपने डायमेंशंस हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स आ सकते हैं। जैसे साइंस मेरा बचपन से पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, बचपन से मुझे अच्छा लगता है, तो मैं साइंस को बहुत ज़्यादा अगर डीप में पढ़ने लग गया तो मेरा टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। मुझे सिर्फ उसको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है। अब जैसे एंशियंट की बात आपने की, एंशियंट में क्वेश्चंस आएंगे आपके अशोका के एम्पायर्स हैं, आपका आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदास, सातवाहना। लेकिन अब छोटे छोटे जो डायनेस्टीज़ हैं उन पे भी अगर टाइम वेस्ट करेंगे, उनके, अब जैसे कभी एक तो युद्ध के बारे में पूछा ही नहीं उन्होंने, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध ही पढ़ते रहते हैं, कभी नहीं पूछा होता। एक क्वेश्चन पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध के बारे में, लेकिन उसमें मैं इतना टाइम वेस्ट कर दूंगा कि मैं जहाँ 4 से 5 क्वेश्चंस
कर सकता था, उसकी जगह मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के चक्कर में, और वो भी शायद ही हो पाए मुझसे, क्योंकि इतने सारे युद्ध हमारे राजाओं ने लड़े हैं, तो उनको कैसे याद करेंगे हम? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और उन सब्जेक्ट का भी कोई लिमिटेशन है नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कोर एरिया पे फोकस करना है। जियोग्राफी है, जियोग्राफी बहुत कम पूछते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जियोग्राफी वाले पोर्शन का थोड़ा सा वही हिस्सा में पढ़े जहाँ जैसे साइक्लोन है, आपके फ्रंट्स हैं, वो हिस्सों को ज़्यादा पढ़ना होगा। अर्थक्वेक हैं, वोल्केनोज हैं, वो हिस्सा पढ़ना है। लैंड फॉर्म्स नॉर्मली नहीं पूछते हैं, तो लैंड फॉर्म्स क्यों याद करना बहुत ज़्यादा? कुछ एक ऐसे याद रखना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यार ये नहीं होगा ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका ये भी होता है कि हमें नॉलेज पता होनी चाहिए। नॉलेज हमारी जितनी वाइड होगी उस हिसाब से हमें गेस वहाँ पे कर सकते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेट। हाँ, इसके भी 2-3 पैरामीटर है यार, जैसा मेरे साथ तो क्या है? तो उसके लिए एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहला तो यही होता है कि आपको पेपर में ही देखना पड़ता है कि आपको वहाँ पे पेपर की टफनेस कैसी है। अगर पेपर टफ है तो मुझे लगता है कि थोड़े से मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर पेपर इजी हैं तो भी मुझे अच्छे खासे अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर पेपर एवरेज लेवल का है, जैसा नॉर्मली यूपीएससी का या तो एवरेज आता है या टफ आता है, ईजी कभी नहीं आता। जितना मेरे 3 अटेम्प्ट हुए तो तीनों में मैंने देखा, तो आपको मोस्टली मैं जो करता था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किए थे 78, सेकंड में किया था मैंने 97, थर्ड में मैंने किया था 84। ये जो अटेम्प्ट मेरा था वो EWS कैटेगरी से था। ये जो अटेम्प्ट मेरा था ये जनरल कैटेगरी से था। ये मेरा जो था EWS कैटेगरी से था। तो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से डिसाइड करना है, और पेपर का जो कैसा लेवल है। और तीनों में मेरी कट ऑफ आराम से क्लियर हो रही थी। इसमें मेरी कट ऑफ से लगभग मेरे 12 नंबर ज़्यादा थे। इसमें भी मेरे 100+ मार्क्स थे, 102 कुछ मार्क्स थे। इसमें भी मेरे 101 के लगभग कुछ मार्क्स थे। तो हमें देखना होगा कि पेपर कैसा है, और वहीं पे डिसाइड होता है, यहाँ से कोई डिसाइड नहीं करके जाना होता। लेकिन कोई जनरल कैटेगरी का है तो नॉर्मली उसको 100+ मार्क्स 100+ मार्क्स के लिए उसको मोर देन 90 क्वेश्चंस उसको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा साइंस का था तो मेरे को फॉरेस्ट भी क्लियर करना होता था, तो मेरा यहाँ फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ था, यहाँ भी हुआ था। 100+ पे फॉरेस्ट क्लियर हो जाता है। ऑप्शनल कैसे तैयार किया? मेंस में करते हैं, तो मेंस में आ जाए अपन। तो ये मेंस का क्या है ना, हेलो, क्या हुआ किस में? हाँ, तो मेंस में भाई मेरा स्कोर था इस बार 984 थर्ड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा था 915। ठीक है। ऐसे में मेरा इस बार 129 था, लास्ट ईयर 122 था। GS1 में देखेंगे तो 79 था आई थिंक, और इस बार 109 था। GS2 में देखेंगे तो 96 था, और इस बार 108। GS थर्ड में 83 था, इस बार 84। और 4 यानी कि एथिक्स में देखेंगे तो 99 था, इस बार 116। ऑप्शनल में देखेंगे तो मेरा इस बार कम हुआ था, 268 लास्ट ईयर थे, और इस बार मेरा 266 मार्क्स थे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल। तो ये मेरा स्कोर कार्ड था। तो मुझे लग रहा था, तो लास्ट ईयर मेरे यहाँ पे इनको मिला के देखते हैं, तो हम इन चारों को मिला करके देखते हैं, तो मेरा 357 मार्क्स बन रहे थे।
यहाँ पे बनते हैं मेरे 416 मार्क्स। तो मेन यहीं पे खेलना था मुझे। तो मेरा सिर्फ मैंने जीएस पे ही काम किया था इस बार मेंस में। तो मुझे लगा एथिक ऑप्शनल को लेकर के मैंने कुछ नहीं किया था। ऑप्शनल तो मेरा सिर्फ एक किया था, हिंदी लिटरेचर है तो दृष्टि आईएएस के जो नोट्स होते थे बस वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यार क्लासेस मैंने उनका पेन ड्राइव कोर्स लिया था 2020 में, 2020 दिसंबर फरवरी में। हाँ 157 क्लासेस उनकी हैं विकास सर की। वो क्लासेस देख लेनी होती हैं और उनके जो नोट्स होते हैं वो बना लो, उनके प्रिंटेड नोट्स हैं। हाँ क्वेश्चन आंसर वो पेपर 1 का पार्ट 1 जो है उसके लिए मिलती हैं, वो हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर ही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको रट लेना होता है। यार वो मुझे आइडिया नहीं, वो मैंने नहीं देखा। ठीक है। हेलो एक्चुअली ऑप्शनल के, हाँ एक मिनट, एक्चुअली ऑप्शनल में तो क्या होता है ना, हिंदी लिटरेचर में फ़्लो बहुत मेंटेन होता है। फ़्लो आपका प्लस आपका जो लैंग्वेज है उसकी ऑप्शनल की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो कंटेंट है अमूमन सभी का सेम रहता है, लेकिन आप फ़्लो कैसे मेंटेन करते हैं और आप उस लैंग्वेज के साथ कैसे बनते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी ऑप्शनल की। ऑप्शनल का मैंने कोई टेस्ट पेपर भी नहीं लिखा था, सिर्फ मैं डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर देता था, 2-3 क्वेश्चन वो था मेरा। क्योंकि उसके पीछे का अलग साइंस था मेरा कि अगर ऑप्शनल आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर टाइम में हो जाता है। लेकिन अगर आप जीएस में अगर आप लिखने बैठोगे तो जीएस में टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, यहाँ पे मुझे चीज़ें याद रखने की प्रॉब्लम थी। तो मैंने यहाँ रिवीजन पे फोकस किया था, लेकिन जीएस में मैंने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों पे फोकस किया था। तो मेंस में हम 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो टाइम मैनेज करना और एक स्पेस मैनेज करना। किसी भी हमारी जो आंसर कॉपी होती है उसमें 2 ही चीज़ें हम सबसे मेन देखते हैं कि क्या वो टाइम पे हो रहा है हमारा पेपर, कि हम उसमें जो स्पेस हैं वो सही से यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत ज़रूरी है ये। आप कितनी बार फिल्म्स क्लियर कर लो, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग ढंग से नहीं आती ना तो कोई मतलब नहीं होता। तो किसी भी आंसर में मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर क्या है उस आंसर का। दूसरा होता है कंटेंट, आपने क्या लिखा है उसमें। और एक होता है प्रेजेंटेशन, तो दिख कैसा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, इन 3 चीज़ों को लेकर के हम बात करते हैं आंसर राइटिंग में। जब भी हम साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की बात करते हैं ये 3 चीज़ें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्वेश्चन पूछा कौन से सब्जेक्ट से है और कौन से टॉपिक से हैं। ठीक है, जैसे सोसाइटी का क्वेश्चन है, GS1 में सोसाइटी है, सोसाइटी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें अर्बनाइजेशन का आ गया, या फिर आ गया आपका रीजनलिज्म आ गया। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो फिर सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं कि उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड, फिर तीसरे नंबर पे जो हम चीज़ उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उस क्वेश्चन को ब्रेक करना। ब्रेक करने का मतलब होता है कि उसने पूछा क्या है और जो पूछा है वो किस किस वे में पूछा है। जिस वे ऑफ ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी वे ऑफ ऑर्डर में हमें आंसर लिख देना। सिंपल सा स्ट्रक्चरिंग ये होती है। स्ट्रक्चरिंग में हमारी 3 चीज़ हो गई, इंटर होता है, मेन बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। तो मेन फोकस जो मार्क्स देने वाला होता है वो मेन बॉडी होता है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के मुझे नहीं लगता कि कोई मार्क्स मिलते होंगे, मेन बॉडी के मार्क्स होते हैं। तो जो पूछा है वही लिखना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके जो GS2 वाले क्वेश्चन, GS2 वाले जो होते हैं उसमें ये थोड़ा सा टफ रहता है। बाकी GS1 और GS3 में इतना स्ट्रक्चरिंग बहुत आसानी से हो जाती है। GS2 के जो गवर्नेंस के क्वेश्चन और सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ थोड़ा सा ये टफ पड़ता है हमें।
कि हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करें और किस ऑर्डर में क्वेश्चन का आंसर लिखें। ठीक है। दूसरा होता है कंटेंट। तो कंटेंट तो हमारा क्या है ना, जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितना रिवीजन होता जाएगा, जितना लिखते जाएंगे, उतना हमारा रिवीजन होता चला जाता है। अभी करते हैं एक बार, पहले एक बार थोड़ा सा आंसर राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप कितना ही पढ़ लो, अगर ये नहीं आता है तो फिर मुझे लगता है मार्क्स नहीं मिलेंगे। पढ़ने से आंसर मार्क्स नहीं मिल रहे, मार्क्स आपकी कॉपी से मिल रहे हैं, और कॉपी में यही आपके दिखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आंसर का कंटेंट क्या आपने उसमें सफिशिएंट लिखा है, नहीं लिखा है। तो कंटेंट में क्या होता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतने पॉइंट्स आपके निकल के आने चाहिए। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट तो होने ही चाहिए उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के आंसर में। और 15 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 15 पॉइंट आपके होने चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर में। तो कंटेंट ही होता है। और कंटेंट के अंदर एक और चीज़ हम देखते हैं कि डायमेंशन आपने कैसे खोले हैं। डायमेंशन आपके होते हैं अलग अलग तरीके के। तो मैंने एक टॉपर का देखा था, तो उन्होंने एक वर्ड लिखा था पेस्टल। तो जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर लिख देते हैं पेस्टल, ताकि बार बार हमें सोचना ना पड़े। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल, इस तरह से अलग अलग डायमेंशन हम खोल सकते हैं। तो कई बार हमें नहीं पता होता आंसर्स, तो इन डायमेंशंस के आधार पे हम लिख लेते हैं। और अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ पे जहाँ हमें 1 या आधा मार्क्स मिल रहा होता है, वहाँ पे भी हमें 2 या 3 मार्क्स मिल जाते हैं 10 में से। तीसरा काम होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन में होता है आपका मैप कहाँ आपने यूज़ किया है, डेटा, फैक्ट, फिगर्स कैसे आपने यूज़ किए हैं, वो चीज़ें हैं। आपकी हैंड राइटिंग कैसी हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में हैं। तो ये तीनों पैमाने होते हैं, हमारे पैरामीटर्स हैं, जिनके आधार पे हम आंसर राइटिंग को इवेल्युएट भी करते हैं और देखते भी हैं। किसका? पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, कुछ नहीं। आपने जो सिलेबस पढ़ा है वही उसके डायमेंशन है। ये तो उन्होंने एक वर्ड बना दिया ताकि याद रहे। आप देखो ना, कल्चरल, सोशियो कल्चरल लिखोगे आप, इसी में आ जाता है ना। सोशियो कल्चरल आ गया, इकोनॉमिकल आ गया, पॉलिटिकल आ गया, टेक्नोलॉजिकल आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट हैं हमारे, जो अलग अलग तरीके से हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी यार, हाँ, अब वो टेल वर्ड्स बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करते यार, इतना मेरे को तो नहीं लगता कि कितने करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे क्रिटिकली इवेल्युएट करना। तो क्रिटिकली इवेल्युएट करने में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा करके आपको वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे डिस्कस करना है तो डिस्कस में भी वही चीज़ें होगी कि उसके किसी भी एस्पेक्ट के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और मुझे क्या लगता है, तो मेरे लिए वो वे फॉरवर्ड है। ठीक है, वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह, आगे की राह ही लिखते हैं ना वे फॉरवर्ड को। मैंने यही लिखा था वर्ड उसके लिए। वे फॉरवर्ड के बारे में बहुत ज़रूरी बात यह है कि वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना, आपके अपना खुद का विचार आप वहाँ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जितना अच्छा वे फॉरवर्ड होगा उतना अच्छा आपके मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि लास्ट में जो मार्क्स एग्जामिनर दे रहा होता है वो वे फॉरवर्ड पढ़ के ही दे रहा होता है या कंक्लूजन पढ़ के दे रहा होता है। तो उसने इंट्रो क्या लिखा, अपने मेन बॉडीज़ में क्या क्या लिखे, वो एक बार की वो भूल चुका होता है। तो वे फॉरवर्ड बहुत उसके इनिशियली माइंड में होता है, उसी के आधार पर अगर वो मार्किंग करता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि जितना अच्छा वे फॉरवर्ड उतने अच्छे मार्क्स। हाँ बिल्कुल, तो जहाँ ज़रूरत होगी वहीं दे सकते हैं। हिस्ट्री में क्या होगा, हिस्ट्री में उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा। हाँ, हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में तो क्या होगा, जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हो गया उसका इम्पेक्ट हमारे आज के जीवन पे क्या पड़ रहा है और आने वाले टाइम में क्या पड़ेगा, वो आपका उस तरीके से होगा। हिस्ट्री में 2-3 चीज़ें होती है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक मैं टाइमलाइन यूज़ करता था, इंटरनेशनल रिलेशन से भी टाइमलाइन यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन में होता है कि आपने ये इस तरह से एक बॉक्स बनाया, एक मिनट यार, जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, तो आपने ये इंट्रो लिखा 2 लाइन का, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसकी एक टाइमलाइन बना देते हैं इस तरह से बॉक्स बना करके। यहाँ पे आपने ये लिखा, यहाँ पे इसने 5-6 पॉइंट आपने बनाए,
कि यहाँ पे ईयर लिख दिया आपने, यहाँ पे एक ईयर लिख दिया, इसका इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो एक टाइमलाइन बन जाती है, ब्रीफ हिस्ट्री आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने द्रविड़ स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं, तो द्रविड़ स्थापत्य कला किस तरह से डेवलप हुई, वो आप इस तरह से टाइमलाइन के हिसाब से बता सकते हैं कि किस तरह से पल्लवास के टाइम पे कैसी थी, फिर चोलास के टाइम पे कैसी आई, फिर विजयनगरा एम्पायर्स के टाइम पे कैसी आई, फिर नायकार वगैरह जो भी आते हैं वो लेटर टाइम में वो कैसे कैसे डेवलप होती जाती, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका है। प्रेजेंटेशन के तरीके ये, डेटाज हमेशा मार्क्स में उससे भी नहीं लिखे जाते, आप कई बार इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कई बार आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैं मोस्टली ये यूज़ करता था कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $400 बिलियन था हमारा 1991 में, 2020 में हम इतना हो गए, तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रेजेंटेशंस के आधार पर हम हेलो देख सकते हैं। जी सर, प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए सर, प्रीलिम्स पेपर। यार बना सकते हो तो बना लो, मतलब यार ये ऐसा कुछ है नहीं ना, मतलब रामबाण है नहीं कुछ कि फिल्म्स के नोट्स बनाए ना बनाए। तुम्हारा रिवीजन किससे बेस्ट हो सकता है वो है, हर सब्जेक्ट के नोट्स बन भी नहीं सकते, पॉलिटी के नोट्स क्या ही बना लोगे, खुद लक्ष्मीकांत अपने आप में नोट्स हैं क्या। हेलो रिवीजन का, रिवीजन की टेक्निक्स, हाँ यार सबके लिए अलग अलग होता है, उसमें प्रीलिम्स की अलग थी, मेंस की अलग थी। हाँ तो देखो उसमें क्या है ना, अपना शेड्यूल होता है, आपका शेड्यूल कैसे है उस हिसाब से। जैसे मेरा जो शेड्यूल होगा, अब मैं अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट की वो बताता हूँ, तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ये था कि शुरुआत में मेरे को मेंस तैयार करना है, मेंस तैयार करना है, और मेंस कंटिन्यू मुझे तैयार करना होता था, उसके साथ साथ मैं प्रीलिम्स के टेस्ट भी लगाता था। बता देता हूँ यार अच्छे से, देखो यूपीएससी की तैयारी 3 फेज़ में हो रही है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, इस हिसाब से लेता है, लेकिन हमें जो तैयारी करनी होती है वो उल्टे तरीके से करनी होती है। सबसे पहले हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारी ह्यूमिलिटी कितनी हो रही है, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है कि नहीं है, ये हम शुरुआत से सीख जाते हैं। ठीक है ना, पहले दिन से, डे 1 से ही हमारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट में प्रीलिम्स की तैयारी होती है। तो मेंस की तैयारी करने के लिए जो मेरे को लगता है कि सही स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे पहले आपको ऑप्शनल चूज़ करके उसकी तैयारी करनी होती है। अब या तो आप क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रहे हैं, ध्यान रखना होता है कि सिलेबस प्लस PYQs ये सबसे बड़े हमारे गाइड हैं यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस प्लस हमारा PYQs, और ऑप्शनल में तो PYQ रामबाण है, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कि मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि PYQs के कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ये यहाँ से काम आएगा। ठीक है, फिर ऑप्शनल, जैसे ऑप्शनल के साथ साथ GS का एक पोर्शन हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हो सकता है हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट जो बहुत वेटेज रखते हैं आपके प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में भी। ठीक है, फिर आपका जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इसके साथ एथिक्स भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही GS के 2 सब्जेक्ट यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं उन सब्जेक्ट को उठाऊँगा जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आएंगे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, IR, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स के साथ मैं गवर्नेंस यहीं पे पढ़ लूँगा, अलग से नहीं पढ़ूँगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो जैसे ही मेरा जियोग्राफी खत्म होगा तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट साथ में पढ़ लूँगा उसके। तो मेरी स्ट्रेटजी होती थी। तो लगभग जैसे अभी अगला प्रीलिम्स कब है, 26 मई को है, तो दिसंबर तक मेरा ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए, मेंस का ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए, इनकी आंसर राइटिंग हो जानी चाहिए। आंसर राइटिंग, जो डेली आंसर राइटिंग की बात हम करते हैं वो PYQs की होती है, कोचिंग के क्वेश्चंस नहीं लिखने होते उसमें, जो PYQs होते हैं ना वो डेली हम आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं। और लगभग पिछले 5 साल के क्वेश्चंस
18 या 19 से, 18 से मैं मानता हूँ कि 18 से उठा करके हमें अब तक के जितने क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके हमें आंसर्स लिखना आना चाहिए, और हमें वही चीज़ें ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेंट कैसा है और प्रेजेंटेशन कैसा है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा हमारा कमज़ोर रहेगा, लेकिन धीरे 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 हमें एक अच्छे लेवल पे उसको लेके आना है। क्योंकि मैंने जो वहाँ अपने दोस्तों से सीखा, जो सिलेक्टेड ऑफिसर से सीखा, वो यही था कि आपको डे बाय डे इंक्रीज़ करना ही है। आप गलत चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर गलत चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत कुछ गलत होने वाला है पेपर में। क्योंकि एक्चुअली अब जब हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा काम कर रहा है एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको लगा होगा कि अगर आप पेपर देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे, और प्रेशर के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आती है जो आपको पढ़ी नहीं होती। आपने कई बार स्कूल्स में पढ़ी होगी या कहीं दूसरी जगह पढ़ी होगी, कहीं ऐसे ही पढ़ ली होगी नॉर्मली बैठे बैठे, तो वो बहुत हेल्पफुल भी हो जाती है कई बार। लेकिन अगर गलत चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस में कर रखी है तो फिर वो वहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो गई तो फिर वो आपके मार्क्स को कम कर सकती है। इसलिए गलत दिशा में प्रैक्टिस नहीं करनी है, सही दिशा में प्रैक्टिस करना है। इसलिए इवैल्यूएशन आंसर्स का बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब इसके लिए वही है यार कि उसको कुछ ना कुछ हेल्प तो कर लेनी पड़ेगी कहीं से, या तो उसको कोई मेंटर मिले, या तो उसका कोई फ्रेंड सर्किल ऐसा अच्छा डेवलप हो, वो ज़रूरी है। इसीलिए कोचिंग की थोड़ी सी नीड बढ़ जाती है। अदरवाइज़ कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे होता नहीं। कोचिंग आपको 2-3 चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक तो डिसिप्लिन, आपको कंटेंट और मेंटरिंग, और एक अच्छा फ्रेंड सर्किल। मेंटरिंग आपको टीचर के माध्यम से मिल जाती है, अच्छा फ्रेंड सर्किल, जब आप क्लासेस में आते हैं तो आपको एक फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं आपके। डिसिप्लिन आपका आ जाता है कि मेरे को रोज़ इतने से इतने बजे तक क्लास आनी है, तो इस तरीके से मुझे बैठना है, ये वहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे पढ़ना है। अब जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बताए थे ना, उन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हमारे टेस्ट भी लगाने होते हैं, खास करके प्रीलिम्स के। ठीक है, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो दिसंबर तक हमारे ख़त्म हो जानी चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद हमें एफएलटीज पे जाना होता है, और एफएलटीज हमारे लगभग, मेरा मानना ये है कि 25 से 30 एफएलटी लगा लेने चाहिए। 25 to 30 एफएलटी बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 5-6 कोचिंगों के होनी चाहिए अलग अलग। हाँ, रिविजन्स के लिए अपन ने बात की थी कि हमारे पास जो भी टेस्ट होता है, जस्ट जैसे उसके अगले दिन हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम उसका एक नोट तैयार करते हैं पेपर पे, जिसमें जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि हमें याद रखने हैं, उनको हम लिख लेते हैं। उनकी सिर्फ जैसे एक क्वेश्चन की 1 लाइन या 2 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। मैं विजन का ज्वाइन किया था, उसमें इतना मोटा मोटा सीट देते हैं ये लोग। नहीं, वो तो कैसे पढ़ पाओगे, वो तो आप एनालिसिस करोगे ना उसका। जैसे पेपर कंप्लीट हुआ उसके बाद वो एनालिसिस के लिए है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो गलत थे वो सही हो जाए, या जो मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो मिस इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए था वो। लेकिन तुम उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। रिवाइज़ करने के लिए तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक पेज एक पेपर बनेगा, और उसी पे आपको अपने जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको लिख लेना है, जो आपको लगता है कि वो मुझे याद नहीं है, या फिर मुझे बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ नई चीज़ आपको मिलती हैं, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन अगली बार कब आपको याद आएगा, जब आप उस पेपर को देखेंगे कि नहीं यार ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। सर मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सोर्सेज क्या थे, और उसका रिवीजन का कैसे, मतलब स्पेक्ट्रम का बुक है, मैं लगभग 6-7 टाइम्स पढ़ा हूँ। स्पेक्ट्रम है, जी। वही पढ़ना है। उसके साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें एड ऑन भी करते जाना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते जाओगे। टेस्ट पेपर से तुम्हारा एड ऑन होगा, कुछ नई चीज़ करंट अफेयर में आ गई उनसे तुम्हारा एड ऑन होगा, न्यूज़पेपर्स में आ गई उनसे एड ऑन होगा। तो ये तो वो सर, कंटिन्यू प्रोसेस है। अब पॉलिटी जो है तो एक्चुअली में हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि वो प्रीलिम्स के से ज़्यादा रिलेटेड है। मेंस के लिए उससे क्या किया जाए, जो सेकंड पेपर में आ रहा है क्वेश्चंस? GS2 वाला ना? जी, हाँ, तो अब उसके लिए कुछ नोट्स बनते हैं यार। मतलब अलग से उससे नोट्स बनाना मेंस के पड़ेगा। नोट्स, जैसे मेंस में क्या है ना, बहुत अलग अलग टाइप के नोट्स बनते हैं। एक तो फैक्ट शीट बनती है आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से, सोसाइटी की फैक्ट शीट अलग होगी आपकी, पॉलिटी की फैक्ट शीट अलग होगी। ये ओनली पॉलिटी के लिए जो हाँ, तो पॉलिटी में देखो, एक तो फैक्ट्स होंगे आपके, फैक्ट शीट तैयार होगी आपकी, कैश लिस्ट तैयार होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की लिस्ट तैयार होगी,
और आपके आर्टिकल्स की लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि उसमें तो सारे दे रखे हैं, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट याद रखने हैं ना, उस हिसाब से हमें याद रखना है। जो ये विजन का मंथली मैगजीन है, जो उसका सेक्शन ये आता है पॉलिटी का जो सेक्शन आता है, उसका ओनली नोट्स एक 1 ईयर का बना ले तो इनफ होगा। क्वेश्चन रिपीट करना। जो पॉलिटी में ये विजन आईएएस का मंथली मैगजीन आता है, उसमें पॉलिटी का सेक्शन देता है, हाँ वो भी ठीक है यार, तो मतलब 1 मंथ अच्छा है, अच्छा है। 1 ईयर के लिए अगर उसको पूरा सही से कंपाइल कर लो, हाँ। और कंपाइल करके वो देते ही है ना मेंस 365 में। नहीं, वो अपने तरफ से जैसे अपना नोट्स खुद का बना ले की पॉइंट में, बना सकते हो, तो वो इनफ लेकिन होगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इन प्रोसेस में, आपके पास बहुत कम टाइम बचता है। अच्छा। और आप ऐसा होता है ना, कई बार आप स्टार्ट तो कर देते हो, एंड पे लेके नहीं जाते। आपने 1 महीना कर दिया, फिर एंड कहाँ करोगे, नहीं होता, थक जाओगे। वो अकेले नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ग्रुप है, 5-6 लोग एक साथ मिल करके करते हैं, देन यू कैन डू। हेलो सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू योर AIR रैंक 171 सर। सर मेरा प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि आप अपने दृष्टिकोण से बताइए सर कि 2025-26 तक के जो बच्चे प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, सर आप अपने दृष्टिकोण से बताइए सर। 25-26 यानी कि अभी वो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में डिसाइड कर लेना चाहिए कि ऑप्शनल कैसा लेना है, क्या लेना है। दूसरा ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें मोस्टली होता है कि आपका NCERTs हेल्प करती हैं, तो NCERTs पढ़ लेनी चाहिए। बाकी कुछ बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी की बुक्स हैं, जियोग्राफी के लिए अलग अलग टाइप की बुक्स हैं। अगर इंग्लिश में तो जैसे GC लियोंग है पढ़ते हैं लोग, इधर पता नहीं क्या पढ़ते हैं हिंदी में, क्योंकि मैंने तो सिर्फ NCERT पढ़ी थी, तो मुझे सफिशिएंट हो गया, बहुत काम आता है। तो वो बुक्स पढ़ लो, बहुत होता है यार, अभी तो आराम से, इतना स्ट्रेस में क्यों आने की ज़रूरत है। तो सर जो कोचिंग्स की मटेरियल्स होते हैं एंड जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे, दोनों को पढ़ना चाहिए सर कि एक ही को पढ़ना चाहिए? यार मैंने तो क्या है ना, कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़े थे। जी सर। ईमानदारी से मैंने विजन की क्लास ली थी, वो ऐसे रखे हुए हैं, तो नहीं पढ़े मैंने। मैं तो सिर्फ जो एक्चुअली क्या होता है ना, अब आपका फ्रेंड्स सर्कल ऐसा तैयार हो जाता है कि किसी ने वाजीराम से पढ़ा है, किसी ने कहाँ से पढ़ा है, तो उनके सबके अपने अपने नोट्स होते हैं, और हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के भी आपको यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह हुई होगी, आई थिंक राजीव रंजन सर ने ली होगी। हाँ, पता नहीं, मैं एक्चुअली जयपुर सेंटर पे था, तो मैं वहाँ पे भी मैंने बताया कि किस तरह से मैं तो बहुत अलग तरीके से कोचिंग का यूज़ करता था। जो मुझे पता नहीं है उसी के लिए मुझे कोचिंग जाना है, जो मुझे पता है उसके लिए मैं क्यों कोचिंग आऊँगा। सब कुछ मेरा हिंदी था। 2019-20 बैच में मैं था, और अभी भी हैं। अभी मैं वहाँ जस्ट सेशन लेके आया था हिंदी मीडियम में बिफोर 2-3 सर, मैं उसके पास ही रहता था, पता नहीं कोई दिक्कत नहीं। एपेक्स मॉल के पास में, पर वहाँ तो नहीं थी सर हिंदी, इंग्लिश मीडियम। सर दोनों ही मीडियम नहीं थी सर। दोनों ही मीडियम अवेलेबल। हेलो सर, सर आपका माध्यम क्या रहा है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम और हिंदी लिटरेचर बट ऑप्शनल था। जी सर, बहुत अच्छा सर। हाँ, ऐसे को लेकर के तो यार आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, एक काम करना है आपको, UPSC का 21-22 दोनों में से कोई सा भी एक पेपर उठाना है, 3 घंटे बैठना है, जितना आता है कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना है, जैसे पेपर लिखते हैं लिख देना है। 4 पेज आए 4 पेज लिखना है, 10 पेज आए 10 पेज लिखना है, जितना है उतना लिख देना है, और उसको इवेल्युएट करवाना है। वहाँ से तुम्हें पॉइंट आउट करना है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। अब जहाँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी, तो तुम्हारी वीकनेस को जैसे जैसे तुम दूर करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। देखो, अल्टीमेटली तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ऐसे के टॉपिक्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त विषय होते हैं, तो अमूर्त विषयों को तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। आपका सोचने का तरीका किस दिशा में है, वो तैयार करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। हाँ, नहीं होता ना, नहीं आएंगे वो काम।
बहुत ज़्यादा काम नहीं आते। और मेरा तो मानना ये है कि जो वाली अप्रोच है थोड़ा सा एक ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे ऐसे में यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे को लेकर के यार पूरी बड़ा अच्छा सा उसका भी एक साइंस है, उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप सेम इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते दोनों ऐसे में। कई बार आप पोइम्स से यूज़ करोगे, किसी बार स्टोरी से यूज़ करोगे, कई बार क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, कई बार किसी कोई इंसिडेंट से, रियल इंसिडेंट से स्टार्ट करोगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं। फ्लिप साइड यूज़ करना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उसमें माइन्यूट सी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत फोकस करना होता है। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत हेल्प करती है। लेकिन पहले आपको ये पता करना होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। वो आप 3 घंटे बैठोगे, लिखोगे, तभी पता चलेगा। आप अपने मन से कुछ नहीं पता कर सकते कि हाँ मैं अच्छा लिख दूंगा, नहीं लिखूंगा। और इवेल्यूएशन एक जगह से नहीं होता। इवेल्यूएशन ऐसे का हमेशा 2 या 3 जगह से करवाना चाहिए। 2 या 3 लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है एक आदमी के सोचने का दृष्टिकोण कुछ अलग तरीके का हो, लेकिन हो सकता है जबकि मैं सही हूँ। तो 2 या 3 जगह से कम उसके अलग अलग हमें इवेल्यूएशन प्राप्त करनी चाहिए। हेलो सर, आप जरकोदा से हो ना? हाँ, मैं भी सर वहीं से हूँ, पीपलिया से। जानते होंगे आप? चलो बढ़िया। मिलते हैं बाद में। बिल्कुल। सर एथिक्स के बारे में बताना है। सर अभी आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग तो बेसिकली हिंदी माध्यम से होते नहीं है, तो आपने बहुत अच्छा इंग्लिश सवाल। मीडियम से किए हैं, तो फिर आपको नहीं लगा कि आपको इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए था? किया था मैंने। तो फिर हिंदी मीडियम कैसे? हाँ, तो बताते आपके हैं। ख्याल से हिंदी छोटी सी मीडियम कहानी better है है उसकी। या फिर इंग्लिश? एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग में जब एडमिशन हुआ था ना, कहाँ पे? इंजीनियरिंग में जैसे मेरा एडमिशन हुआ, तो उससे पहले तो मेरा हिंदी मीडियम था। तो वहाँ पे इंग्लिश देख के थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैं कई सारी दूसरी चीज़ें करने लग गया था, जिसमें जर्नलिज़्म था, लिखना था, थिएटर था। इन सब चीज़ों से मैं जुड़ने लग गया था। तो फिर वहाँ से मेरा लिटरेचर से थोड़ा जुड़ा हो गया था। हिंदी में लिखना अच्छा आ गया था। हिंदी में और लिखना हिंदी में अच्छा लिखना गया था, अच्छा तो आ गया था। आपने स्पीड की वजह से किया या फिर सुनिए पेशेंस। तो वहाँ से मेरा हिंदी से प्रेम बढ़ गया था। और अल्टीमेटली उस टाइम सोचा ही नहीं था ना कि हमें यूपीएससी करना है। यूपीएससी तो बहुत बात की चीज़ थी। तो फिर मैंने जब 19 में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ से रिज़ाइन करके आया, तो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और मीडियम मेरा इंग्लिश था। और लगभग 25 डेज़ तक मेरा वो रहा। लेकिन जब मैंने बहुत सारी बुक्स वहाँ से परचेस की, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह, तो मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। इंग्लिश को पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंग्लिश मेरा कमज़ोर था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली वहाँ डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ना अच्छा लग रहा है। हिंदी में ही पढ़ेंगे तो थोड़ा समझना भी आसान रहेगा और लिखना आसान था। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी तैयारी स्टार्ट कर चुका था। तो उसने बोला कि आप, मेरा कॉलेज का जूनियर था मेरा, तो उसने बोला कि आप हिंदी में इतना अच्छा लिखते हो, न्यूज़पेपर्स में आपने काम किया है, तो फिर आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी और हिंदी में ही करो, तैयारी क्या है। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हिंदी मीडियम में ले लेता हूँ। तो मेरा हो गया। हिंदी मीडियम में आपका स्पीड की वजह से आपने लिया या समझ में थिंकिंग आप अच्छा कर पा रहे थे इसलिए? जैसा हम पढ़ते हैं वैसा हम ग्रहण कर लेते हैं, और जैसा ग्रहण करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम लिख पाते हैं। अगर वो एक भाषा में होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझना और लिखना। अब स्पीड का जहाँ तक सवाल है ना, तो स्पीड मेंटेन हो सकती है आपकी। अब मैं 125 वर्ड से लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखता मेन पेपर में। यहाँ ठीक है, टेस्ट पेपर्स में आपको दिख जाता होगा कि मैं पूरा पेपर भर रहा हूँ, नहीं। 150 की जगह 125, 250 की जगह 220 सफिशिएंट। लेकिन जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड है, वो मैं पूरी करूँगा उसकी। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं लिखना है वहाँ पे, लेकिन जो पूछ रहे हैं वो मैं पूरा लिखूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। और जो वो एक और चीज़ है ना, वो सिरो रेखा वाली, वो मत लगाया करो, कोई मतलब नहीं उसका। वो 2 ही जगह लगानी होती है, ऐसे में और जो आपका कंपलसरी हिंदी वाला पेपर होता है। इसके अलावा कहीं ज़रूरत है नहीं। बाकी शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में लगा दो, मत लगाओ वरना कोई दिक्कत नहीं। हिंदी साहित्य में भी यार मैंने तो शुरुआत में लगाया था, बाकी सब छोड़ दिया था। नहीं होता, आपको पेपर कंप्लीट करना होता है यार, बहुत बेसिक नीड है। पता नहीं यार, अगर काटे होंगे तो कोई बताता है नहीं। सर आप प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने बताया ना। नहीं सर, उस समय मैं प्रेजेंट नहीं था शायद। हाँ,
सर तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ इंग्लिश मीडियम से, तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी मीडियम लूँ या इंग्लिश। तुम दोनों में ऐसे लिख के देखो, दोनों के ऐसे इवेल्युएट करवा के तो देखो। मेरी स्पीड तो इंग्लिश में है ना, और स्पीड हिंदी नहीं, के ऐसे बहुत सारे आपका वर्ड एक्सप्रेशन कैसा है उस लैंग्वेज के साथ, हिंदी में। एक्सप्रेशन हिंदी दोनों ही में लैंग्वेज बात में करने देखना के पड़ेगा। अलावा और बहुत सारे वर्ड है जो लिखने के, मुझे लिखना गूगल नहीं, करने लिखना पड़ते हैं। ऐसे लिख के देखो आप, एक इंग्लिश में लिखो एक हिंदी में लिखो, दोनों को इवेल्युएट करवाओ, फिर वहाँ से डिसाइड करो कि, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लैंग्वेज वहाँ चेक होगा। जीएस में लैंग्वेज चेक नहीं होता है, जीएस में आपका नॉलेज और उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट चेक होता है। आप ऐसे के अंदर अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस कैसे कर रही हो वो इम्पोर्टेंट है, आपका जो उसका आर्टिकुलेशन है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ यार, ये तो कोई नहीं जानता, शायद क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहे हैं कि आ ही नहीं पा रहे। सच में ऐसा होता है यार, पता नहीं। मैंने बताया कि लास्ट ईयर 83 थे, इस बार 84 मार्क्स आए। पढ़ाई भी बहुत की, नहीं आए तो नहीं आए, सभी के नहीं आ रहे ना। सभी के आखिर क्या उस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है सर जो नंबर नहीं उठ यार पा एक तो रहे? बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें, अच्छा, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते। हेलो। जैसे लास्ट ईयर ये था कि एलईडी बल्ब वाला था, अब उसका 2014 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, 1990 में डिस्कवर हुआ था। अब आप उसमें ब्लू एलईडीज़ के क्या एप्लीकेशंस लिख सकते हो, कितने एप्लीकेशन लिख दोगे? आपको 3 पेज उस पर लिखना है, तो कोई नहीं लिख पाएगा ना, इसलिए सभी के मार्क्स कम आ रहे हैं। और दिक्कत वो नहीं है, कंपटीशन है, बेसिकली यूपीएससी कंपटीशन है, सभी के नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ थोड़ा सा चिंता करना जायज़ है हमारा। तो सभी के नहीं आ रहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अपने भी नहीं आए तो क्या दिक्कत है। फिर भी उस पेपर में अच्छा करने के लिए हमें क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, थोड़ा अच्छा नंबर आए? अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो इनको पढ़ पाना यार एक पेपर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपको उसी टाइम पे आपको क्या ना एथिक्स की टेंशन होने लग जाती है। तो रिवीजन और शॉर्ट नोट्स, मेंस में शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेटास, फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आंसर राइटिंग जितनी अच्छी होती है उतना अच्छे आपको आंसर मार्क्स मिलते जाते हैं। एथिक्स की बात की थी तो एथिक्स पे बात ज़रूर कर लेते हैं। एथिक्स को लेकर के, हाँ देखो, एथिक्स को लेकर के हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मिलके कुछ नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स थे वो, उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्स था। उसमें विजन का मटेरियल भी था, उसमें डी कोड एथिक्स मुदित जैन की किताब भी थी, उसी के अंदर डी के बालाजी भी थी, ठीक है। और वो सारे नोट्स इंग्लिश में थे, और मैंने ये बैठ करके इन नोट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। बस मेरा यही काम था, नोट्स मेरे पास थे, इंग्लिश में बनाए थे उन लोगों ने, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। हिंदी में भी आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती हैं। विजन के हिंदी इंग्लिश में आते हैं, डिकोड एथिक्स इंग्लिश में आती है अभी तो, और शायद नेक्स्ट ईयर तक हिंदी में भी आ जाए। बात हुई थी मेरी मुदित सर से, तो उन्होंने करवाया था ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या ना कैंसिल कर दिया उसको। तो इसमें 2-4 चीज़ें हमें तैयार रखने की ज़रूरत है। एक तो हमारे जो थिंकर्स की लिस्ट होती है, थिंकर्स लिस्ट बना लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक थिंकर है जैसे गांधी जी, गांधी जी की 4-5 चीज़ें और 2-3 कोटेशन और उनकी वैल्यूज़ साथ में। तो हमने गांधी जी के बारे में लिखा है यहाँ पे, गांधी जी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया उनकी जो बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हमें यूज़ करनी है। इसके अलावा उनके 2-3 कोट्स, ठीक है, उनकी वैल्यूज़। तो ऐसे लगभग हमारे पास 15 थिंकर्स इंडियन ले लो, 10 थिंकर आपके विदेशी लोग ले लो, ठीक है, बहुत हो जाते हैं इतना, ठीक है। तो 25 से थिंकर्स आपके बहुत होते हैं, जिनको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। इसके साथ फिर दूसरी लिस्ट और हम तैयार करते हैं, वो होती है हमारी एग्जाम्पल सीट। इसके अंदर क्या होता है, आप
वैल्यू लिखेंगे। किसी ने शुभम कुमार की ऐसे सीट देखी, ऑल इंडिया रैंक 1? बस उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं। वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके 7-8 पॉइंट होंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कोट है, उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कौन से? एग्जाम्पल्स में पहला पर्सनल एग्जाम्पल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, तीसरा सोशल एग्जाम्पल, ठीक है, सोशल या कोई लीडर वगैरह के एग्जाम्पल, सोशल वर्कर वगैरह, और चौथा है कोई माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल। ये लिस्ट ये बहुत काम आती है। बाकी जो चीज़ें हम याद करते जाते हैं, अब वो उसी में जैसे गांधी जी हैं, एक तो गांधी जी के 7 पाप हैं, 7 सिंस ऑफ गांधी जी, वो गांधी जी वाले उसी में लिख देंगे हम। बाकी बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स होते हैं, OECD के गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं, वो चीज़ें यूज़ करना है। तो नोट्स हमारे बने होंगे। बाकी ये 2 सीटें बहुत काम की हैं, थिंकर्स की और ये। बाकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपके बहुत डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो डेली आंसर राइटिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल के बाद मैं एथिक्स पढ़ता था, तो उसमें यही था कि हम डेली आंसर राइटिंग करते थे, ठीक है। तो उसमें 2 क्वेश्चन और 1 केस स्टडी डेली लिखना है, डेली पढ़ना है, डेली 2 क्वेश्चन, एक इसके PYQs की लिस्ट बनती है। एक कोचिंग है ना यार, क्या नाम है उसका, ओनली IAS, उसने सारे जितने भी PYQs हैं उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है, और वो उसके टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। GS 1, 2, 3, 4 टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है। तो यानी कि जो आपने टॉपिक पढ़ा उसी के PYQ आप उसी दिन लिख लो, और आप अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर उनको डिस्कस करो कि किसने अच्छा लिखा, किसने कौन सा अच्छा पॉइंट सोचा। क्योंकि इसका तो कोई एथिक्स का तो कोई सिलेबस है नहीं, उस सिलेबस का कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि पूछ तो कुछ अलग ही रहे वो। इस बार तो पता नहीं क्या ही पूछा था उन्होंने, 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चंस थे, तो उसमें टाइम रहता भी नहीं है। और जब टाइम रहता नहीं है तो फिर क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है ना, वो पढ़ लेते हैं और उसी पे आंसर लिख देते हैं। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन मुझे पता था कि केस स्टडीज़ मैंने पहले कर दी थी, तो केस स्टडीज़ बहुत अच्छी हुई थी मेरी, मुझे पता था, क्योंकि उसमें थिंकर्स को कोट करना, उसमें एग्जांपल्स को कोट करना, और केस स्टडीज़ में भी डायग्राम मैंने यूज़ किए थे। डायग्राम, हाँ, एक और चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, डायग्राम्स। तो डायग्राम भी हम टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हैं, जैसे एटीट्यूड को लेकर के 4-5 डायग्राम, एप्टीट्यूड को लेकर 4-5 डायग्राम, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी डायग्राम्स होते हैं, उन डायग्राम्स को भी हम बना सकते हैं। हाँ यार, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है भाई आपकी। इस बार तो सारी केस स्टडीज़ लगभग सेम ही थी, तो केस स्टडीज़ में बहुत सारी 5-6 चीज़ें होती हैं, उन्हीं आधार पे हम देखते हैं कौन सा स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स के बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या एथिकल डिलेमास हैं, या फिर हमारा एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, या तो डिलेमा होगा या इश्यू होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, यानी कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ क्या है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, या एज ए जो भी वो हमें पोजीशन हेल्ड करने के लिए उसमें केस स्टडी में बोला गया है, तो हमारी उन वैल्यूज़ क्या क्या रहेगी। फिर उन वैल्यूज़ के आधार पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, फिर उन ऑप्शंस का इवेल्युएशन पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या है, एथिकल इश्यू, एथिकल डिलेमास के नोट्स बन जाते हैं, एथिकल वैल्यूज़ के नोट्स बन जाते हैं, तो सब चीज़ें याद हो जाती हैं यार। प्रैक्टिस, किसी के नोट्स होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और प्रैक्टिस होगी तो दिमाग में रहेगा, तो प्रोड्यूस अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि सबसे 56 पेज की कॉपी आती है, 56 पेजेस लिखना 3 घंटे में बहुत टफ होता है, आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, बहुत कुछ। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, वो सब आपका प्रैक्टिस डिसाइड करेगा। जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, उन मॉक टेस्ट के आधार पे आप पता करेंगे कि मुझे कितना टाइम किस पोर्शंस को डिवोट करना है। जैसे मेरा नॉर्मली ये था कि मैं सबसे पहले केस स्टडीज़ ही करता हूँ, तो केस स्टडीज़ करता हूँ, और लगभग मेरी वो
कितने घंटे में लगभग हो जाता था यार, 90-95 मिनट में कंप्लीट हो जाती थी केस स्टडीज़। तो हाफ टाइम मेरा केस स्टडीज़ हो जाता था, हाफ टाइम क्वेश्चंस हो जाता था। तो क्वेश्चन में अगर मुझे 6-6 मिनट्स भी मिलते थे अगर पर क्वेश्चन, तो मेरे लिए सफिशिएंट रहता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे 150 नहीं 120 वर्ड्स ही लिखने होते हैं। मैं वर्ड्स कम कर सकता हूँ वहाँ पे, तो ये वाली मेरे पास फ्रीडम है रहती है अपने मेंस में। और कुछ हेलो। बाकी इसमें कोट्स और भी दूसरे कोट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे संस्कृत के कोट्स बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। मैंने तो इस बार एक अच्छा सा किया था कि मैंने 2-3 तमिल के, 1-2 तेलुगु के, 1-2 बांग्ला के, ऐसे कोट्स भी यूज़ किए थे। हाँ, कर देना चाहिए यार, मैंने तो किया था। GS 1 2 3 4 में तो इंग्लिश के वर्ड्स मैंने तो यूज़ किए थे। मोस्टली मैं जो कोशिश करता था कि उसको देवनागरी में लिखूं, क्योंकि मेरी तो यार बहुत सारी चीज़ें मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ी थी। तो कोशिश ये करता था कि उनको या तो हिंदी ट्रांसलेशन हो जाए, नहीं हो तो मैं देवनागरी में लिखूं, या फिर देवनागरी में लिख भी ना पाऊँ तो इंग्लिश में ही लिख दूँ। आराम से यार, तुम या तो ये लिखो, ठीक है, ऐसे लिखते ना, रेखाबंदी लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। या फिर आप GDP, यार सोचो ना, आप कितना आसान हो जाएगा GDP ऐसे लिखना। WHO ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना यार, उसको भी पढ़ना आसान रहेगा। यार बहुत ज़्यादा अगर टफ लैंग्वेज को यूज़ करना है तो कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जितनी सामान्य भाषा का प्रयोग करोगे ना, GS में तो खासकर, साहित्य में साहित्य की भाषा का प्रयोग करना है। देखो, हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है। सोसाइटी का जब आप आंसर लिखोगे उसकी अपनी भाषा है, इकोनॉमिक्स की अपनी भाषा है, उस भाषा को नहीं छोड़ना, उसके टर्म्स को नहीं छोड़ना। बस आप उसमें सिर्फ कीवर्ड के लिए वगैरह की यूज़ कर सकते हैं। साहित्य के लिए यार, साहित्य के हिसाब से उसकी भाषा में थोड़ा सा इतनी क्लिष्टता नहीं आनी चाहिए, समझना होना चाहिए। अब उसमें जैसे कई सारे, अब गोदान है, गोदान कितना अच्छी भाषा में लिखा गया है, लेकिन वहीं दिव्या है, वो कितनी क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है। तो गोदान पढ़ के अच्छा लगता है ना, दिव्या पढ़ के थोड़ी अच्छा लगता है। तो जितनी सामान्य भाषा होगी उतना मुझे ऐसा मानना है कि सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ऐसी हवाई भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उससे एवरेज प्लस मार्क्स तो मिलेंगे ही सही, लेकिन नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ यार, नोट्स तो मैंने बनाए थे उसके लिए ऑप्शनल के, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज, जैसे गोदान है तो गोदान के 2-3 पेज के नोट्स, हर उपन्यास के नोट्स बनाए थे, हर एक नाटक के, हर एक रचनाकार के नोट्स बनाए थे, वो तो बनाए थे मैंने। लेकिन मेरा सिर्फ सोर्स एक ही था उसमें, सोर्स मैंने बहुत चेंज नहीं किया था, सिर्फ मेरा वो दृष्टि वाला मटेरियल था। उसके अलावा मेरे पास कोई सोर्स, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई सोर्स नहीं था। उन्हीं के नोट्स बनाए थे, उन्हीं को रिवाइज किया था, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें बहुत हैं आपके पास। और वो जो 82 क्वेश्चंस की जो एक बुकलेट आती है, वो पार्ट 1 के लिए, उसका तो रट लेना है उसको। तो उसके अलावा उसमें 10 से 12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनते हैं, जैसे एक तो संत काव्यधारा वाला वो हिस्से, वो थोड़े से टच करने हैं। बिल्कुल कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। जैसे मेरा तो कोई बैकग्राउंड था नहीं साहित्य से, तो मैं तो बहुत ज़्यादा करने की सिचुएशन में था नहीं। सर IR के लिए, सर IR डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस के सोर्सेज क्या थे सर? हाँ, IR तो यार मैंने विजन के ही वीडियोस देखकर बनाए थे, और चूँकि करंट अफेयर्स ज़्यादा होता है उसमें IR में। यस सर। तो आपकी जो मंथली मैगजीन या मेंस 365 होती है वो सफिशिएंट होती है। सोशल जस्टिस के जो नोट्स थे यार, वो सोसाइटी के साथ ही बना लिए थे, उसमें कवर हो जाते हैं। सिलेबस वाइज आप नेट पे सर्च करते हैं, वहीं से बन जाते हैं। और कई बार आपकी प्रैक्टिस होती है, उन प्रैक्टिस से तैयार हो जाते हैं नोट्स। ये सर सिलेबस वही सेम होता है, लेकिन इसमें जस्टिस की बातें आ जाती है ना सर, कैसे उसके लिए परियोजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा। स्कीम डॉक्यूमेंट्स होती हैं अपने पास, तो स्कीम डॉक्यूमेंट्स वैसे भी जब मेंस लिखने जाते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती है साथ में। हाँ, विजन का स्कीम डॉक्यूमेंट वो तो बहुत बड़ा है, इतना भी नहीं पढ़ना होता। स्कीम्स आपके ऐसे ही बन जाती है ना, जैसे वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स आपके नोट्स में ही लिखी रहती है सब। यस सर। और कई सारी जो स्टेट की फ्लैगशिप स्कीम्स होती है, वो भी आपके लिखी हुई रहती हैं। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान में चिरंजीवी योजना हेल्थ को लेकर के, वो बहुत फ्लैगशिप स्कीम है उस स्टेट की, जो कि बियॉन्ड द आयुष्मान है, तो वो फ्लैगशिप बन जाती है आपका।
सर जैसे इसमें पॉइंट पॉइंट ही लिख दें कि उसको एक्सप्लेन करना होता है, जैसे पॉइंट पॉइंट लिख के दिखा देंगे कि ये मुझे पता है, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम भी लगेगा। टाइम मैनेज और स्पेस मैनेज दोनों चाहिए होता है। थोड़ा सा उसको टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट पेपर में बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन करना होगा सर, योजनाएं लिखने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नीचे उसको, कि सिर्फ योजनाएं लिख देंगे नहीं, पॉइंट पॉइंट करके। आपने कोई सेंटेंस लिखा, उसके बाद उसको एग्जाम्पल आपने स्कीम के थ्रू दिया, Yes, तो sir. फिर उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, यस सर, क्योंकि आप उसका एक्सप्लेनेशन पहले दे चुके हो। यस सर। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सर क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यार मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे एक दोस्त हैं महक जैन, ऑल इंडिया रैंक 17 थी लास्ट ईयर, उसी के नोट्स पढ़े थे। उसने मेरे को बोला कि मैंने अच्छे नोट्स बनाया, तो उसने बोला कि मेरी ठीक है, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़े थे, बाकी मैंने अपने नोट्स पे बना रखे थे, वो मैंने नहीं पढ़े। कहीं पे अवेलेबल है सर वो नोट्स? हाँ अवेलेबल है सर? हाँ अवेलेबल है, वो इंग्लिश में है यस और वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम। डिजास्टर मैनेजमेंट के मैंने वहाँ से पढ़े थे। वर्ड हिस्ट्री के मैंने किसी दूसरे के नोट्स पढ़े थे, यस सर। वो भी इंग्लिश में पढ़े थे। और सर करंट अफेयर के लिए सर जैसे हिंदी में याद आया, वर्ड हिस्ट्री का मैंने रवि जैन का पढ़ा था, ऑल इंडिया रैंक 4 या 8 कुछ थी उनकी, नहीं वो तो सेकंड थी। सर करंट अफेयर के लिए जैसे दैनिक जागरण पढ़ लें और मंथली मैगजीन इसका पढ़ सकते हैं विजन का। दैनिक जागरण का मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता उसके, मुझे एडिटोरियल्स इतने अच्छे नहीं लगे थे। एक्चुअली मैं इंटरव्यू के टाइम पे उसको प्रेफर करता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ता था। फिक्स था मेरा कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है मुझे। बाकी भास्कर के ऐप को मैं यूज़ करता था, उस पर कई सारे कुछ अच्छी चीज़ें आती भास्कर पे, और हिंदी लैंग्वेज है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है पढ़ना। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे मैंने 3 न्यूज़पेपर पढ़े थे, दैनिक भास्कर हमारे यहाँ की लोकल न्यूज़ के लिए, राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए, और इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा सोर्स वही होता है, और एक दैनिक जागरण हिंदी में थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए। सर साइंस टेक के लिए क्या रेफर? द हिंदू यार मेरे को अच्छा नहीं लगा था, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था, और द हिंदू थोड़ा सा एक्सट्रीम बात करता है ना, तो एक्सट्रीम बातें नहीं करनी होती, हमें तो मिडिल पाथ लेना होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जैसे यार हिंदी में कोई अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, तो जनसत्ता के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे आते हैं बताए, तो वो भी देख सकते हैं कोई। एडिटोरियल्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही हमारी एनालिसिस करने की एबिलिटी को डेवलप करता है कि हम अलग अलग डोमेन में किस किस तरीके से सोच सकते हैं। तो वो अच्छे एडिटोरियल्स कहाँ आते हैं, वो थोड़ा सा सर्च आउट करने की ज़रूरत है। और चूँकि हिंदी में जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा है, और मीडिया फिर जो हमारा जो जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से तैयार करते हैं, जो हमारा मासेस हैं जैसा वो जानना चाहते हैं उस हिसाब से तैयार करता है। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम में वो दिक्कत है, मुझे लगता है अच्छे एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। सर साइंस टेक के लिए क्या रेफर किया था? साइंस एंड टेक का मैंने डिस्कस किया था। साइंस एंड टेक के लिए मेंस 365 मंथली मैगजीन्स बहुत सफिशिएंट है। बाकी इसके लिए आप टॉपिक वाइज नेट पे सर्च करो, चीज़ें मिल जाती हैं वहीं से। केवल जैसे बायोटेक, हाँ केवल यही डायनेमिक पोर्शन तैयार कर लें इतना पर्याप्त है मेंस के लिए? सर मेंस के लिए ना, हाँ यार मेंस के यार अब उसमें आप कर ही नहीं सकते तैयार बहुत सारी चीज़ें। नहीं सर, जैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें मोटी मोटी भी हैं 300-400 पेजेस की सर, साइंस टेक के नाम से। कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आएंगे। यस सर। 400 पेज पढ़ोगे, उसका रिवीजन कैसे करोगे, उसके नोट्स बनाओगे नहीं बनाओगे, उसमें इतनी सारी चीज़ें याद करोगे। और सर प्री मेंस 365 सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो प्री के लिए सर? प्री के लिए भी यार, प्री के लिए क्या है ना, आपकी प्रैक्टिस जो आप करते हो वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहीं से आपके नोट्स बनेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो वहीं से आएंगे जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं पहले, उन्हीं को बैकग्राउंड बनाते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो जैसे कुछ पोर्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बायोटेक है, स्पेस है, डिफेंस है, उनको पढ़ लेना होता है। बाकी यार 400-500 पेज की किताबें पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है साइंस एंड टेक जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अगले साल वो बिल्कुल पुरानी हो जाएगी किताब। यस सर, बेसिक करके मतलब डायनेमिक पे यही मेंस 365 और पीटी 365 पे रिलाई कर सकते हैं। बेसिक भी वही है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई बेसिक नहीं होता। यस, लोग तो उस पर पीएचडी भी करते हैं ना, तो उसका कोई मतलब है नहीं। और सर ये तो जो बहुत लिमिटेड रहना है, बायो वाले पोर्शन को देख लेना है। बायो वाले पोर्शन में भी बहुत लिमिटेड रहना है आपको, वो कैटेगरीज वगैरह पे भी नहीं जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द जो आता ना, ये आते हैं बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशंस में नहीं जाना है। सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडीज़ जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है ना,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ क्या होती है हमारी, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है, ब्लड के कैटेगरीज की, ये थोड़े से बेसिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी फिर आपका जो बायोटेक वाला पोर्सन है वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कहते अभी फ्यूचर भी वही है तो मोस्टली पूछना भी वहीं से चाहिए। हाँ यार, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मेरे पास चीज़ें बहुत कम थी, बस रिवीजन उनका बहुत ज़्यादा था। तो मेरे पास कंटेंट क्या है ना, जितना मैं पढ़ता था उसी हिसाब से बनता था। या रिवीजन बहुत हो जाता था, जिसमें 30-40 बार तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली होगी। हाँ, पढ़ लेते थे। तो लक्ष्मीकांत ऐसा होता था कि अब एक दिन में सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करते थे तो रात तक खत्म हो जाती थी। तो ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, आप पहली दूसरी बार में ये पता नहीं कर सकते कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब जब आपने वो पढ़ लिया है, मेंस के क्वेश्चन आंसर आप लिख चुके हैं, आप प्रीलिम्स के PYQs 2-3 बार लगा चुके होते हैं, तो आपको पता है कि उसकी रिलेवेंसी क्या है उस टॉपिक की। अब आपको पता है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंस के हिसाब से, तो आप वहाँ पे फोकस करोगे। लेकिन फाइनेंशियल रिलेशंस बहुत सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस वाले हिस्से को थोड़ा छोड़ देंगे हम। यार मैंने कभी पढ़ी नहीं तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं उसके बारे में। मैंने कभी किताब पढ़ी नहीं, बहुत कम पढ़ता था मैं तो। लेकिन कम पढ़ना, रिवीजन ज़्यादा करना। DD बसु के साथ भी यही होगा। DD बसु मैंने कभी देखी नहीं। लैंग्वेज देख लेना उसकी, मेरे को सुना है कि लैंग्वेज काफ़ी टफ है उसकी। तो अगर किसी किताब को समझ ही नहीं पाए तो फिर उसका क्या मतलब, क्योंकि हम प्रोड्यूस तो हमें एक्चुअल पेपर में करना ही है वहाँ पे। सर हिंदी साहित्य में सर कथन कोट करने पड़ते हैं जो पेपर 2 में, उसमें जस का तस जैसे दृष्टि के नोट्स में दिया है, सेम उसी तरीके से कोट करना है सर पेपर में, कि अपनी भाषा में कोट करना है, केवल इसेंस वो होना चाहिए? नहीं, वैसा ही कोट करना होता है। कोट तो वही करना होगा ना जो उस भाषा में उसने लिखा है। नहीं सर, तो एक होता है कि सेम लैंग्वेज वहाँ से उठा के पेपर में डालनी है, एक अपनी लैंग्वेज में वही बात डालनी है, तो कैसा करते हैं सब सर? मैं समझ गया। वो प्रॉब्लम आपकी ये है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे रटना सर, मतलब रट के वहाँ। तो इसीलिए क्या करना होता है कि हमें एक उसकी अलग से नोटबुक बनानी होती है, जिसके अंदर हम पोएम्स को और हमारे जो ये कथन होते हैं उनको लिखते हैं, और उसमें भी सिर्फ उतना ही हिस्सा हमें याद रखना होता है जो एक्चुअल में उस क्वेश्चन की डिमांड होगी। 2 लाइन। अब उसमें तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने कोट किए हुए हैं। वो कोट इसलिए किए हुए हैं, उसके पीछे का जो मुझे लॉजिक समझ में आता है, वो हमारे जो व्याख्या वाला पोर्शन है वो आइडेंटिफाई करवा देता है वहाँ से जब हम उसको पढ़ते हैं। तो वो इसलिए वहाँ पे काम है। अगर आपने मेन टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता है, तो वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन आपको सिर्फ उसकी, अगर वो 5-6 लाइनें लिखी हुई है, इतना आपको ना तो स्पेस मिलता है ना टाइम मिलता है। आप सिर्फ 1 या 2 लाइन ही वहाँ पे लिखते हैं, तो सिर्फ उतना ही आपके लिए यूज़फुल है। वो बहुत सारा इतना याद करने के लिए, याद करना मतलब फिजिबल भी नहीं हो पाता, और दूसरा आपके पास टाइम भी नहीं होता, तीसरा आपके पास स्पेस भी नहीं होता है, जगह भी नहीं होगी वहाँ पे लिखने के लिए। लेकिन याद तो वही करना पड़ेगा जिस भाषा में वो लिखा है। गोदान की भाषा अलग है, दिव्या की भाषा अलग है, हमारी अपनी भाषा नहीं हो सकती, लेखक की भाषा में ही लिखना है वो तो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यार वो तो पढ़ ही लेना चाहिए। आपको कैरेक्टर्स ध्यान रहते हैं, उसकी एक शॉर्ट स्टोरी आपके पास बन जाती हैं। तो कई बार आप जब नोट्स पढ़ने बैठते हैं तो हेल्प करता है आपको कि हाँ चलो यार, सीलिया नाम का एक कैरेक्टर गोदान में था, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीलिया के साथ सीलिया, होरी, इनमें क्या रिलेशन है, कुछ नहीं पता होगा आपको। हाँ, वो दिया है। तो चूँकि हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत बड़ा है, वो है जैसे PSIR सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य का सिलेबस भी बड़ा है। संस्कृत साहित्य छोटा है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। टाइम हो तो पढ़ लेना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो पढ़ना चाहिए। जैसे मुझे लगता है, मेरे को जियोग्राफी थोड़ी सी कम पता थी, तो मैंने जियोग्राफी के लिए NCERT पढ़ी थी। लेकिन पॉलिटी के लिए मैंने कोई NCERT नहीं पढ़ी, हिस्ट्री की भी मैंने कोई NCERT नहीं पढ़ी जी। हाँ, मेरा ह्यूमैनिटीज से बैकग्राउंड नहीं था, तो भी नहीं, ये पता रहता है ना, इतना नॉर्मली पता रहता है हमें, चीज़ें इतनी अवेयर होती है ना। हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो न्यूज़पेपर का मुझे बचपन से शौक है।
और मैंने उसमें काम भी किया हुआ है मीडिया में, तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मेरे साथ। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट होगी? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, 6 to 12 काम हो जाएगा। 6 to 12 भी क्यों पढ़ना है? 11 12 और क्या, वही 11 12 वाली पढ़ लेना है। वही 11 इतना 12 बचपना भी थोड़ी है अपने अंदर यार, चीज़ें समझते हैं हम। जीसी लियोंग इंग्लिश में आते हैं ना, जीसी लियोंग एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छे लेवल की हो जाती है। देखो, एक तो आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं वो, प्लस आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उससे। पीवाईक्यू उठा के देख लो, अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स हैं, आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट लग रहा है नहीं लग रहा, आप पीवाईक्यू उठा के देखो, वहाँ पे उनसे जस्टिफाई करो कि क्या वो पीवाईक्यूज़ मेरे जितना मैंने पढ़ा है वो उससे मैं आंसर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि जी मुझे वो कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। सर हिंदी साहित्य में व्याख्या वाले पोर्शंस के लिए आपने किस तरह तैयारी की थी सर? यार लास्ट टाइम तो मेरी व्याख्याएं काफ़ी सारी गलत हुई थी, तभी मेरे मार्क्स ज़्यादा थे। इस बार सारी व्याख्याएं सही थी, एक तो आउट ऑफ सिलेबस थी, तभी मेरे मार्क्स कम हुए। तो पता नहीं चलता यार कि, लेकिन व्याख्याएं यार बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने व्याख्याओं के लिए। जो दृष्टि का मटेरियल था वही पढ़ा था, जो उन्होंने व्याख्याएं दी थी वो पढ़ ली थी, देख ली थी एक बार, बस। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी मैंने हिंदी लिटरेचर को लेकर के। जी नहीं, एक्चुअली मेरा उसमें जो क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शंस थे उसमें रिविजन्स बहुत थे। इसमें तो क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना होता है ना, भाषा पे पकड़ अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है आपकी, पकड़ फ्लो अच्छा है आपका लिखने का, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। विशेष में आपको एक करंट कॉन्टेक्स्ट डालना होता है, आपको पता है अलंकार कौन सा है, आपको पता है कि भाषा कौन सी है उसकी, आपको पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो 3-4 बार रिविज़न हो जाता है तो उसके बाद आइडेंटिफाई हो जाता है। खास करके दिक्कत आती है आपको लिखने में, जो कविताओं वाला हिस्सा होता है उसमें, खास करके जैसे सूरदास हैं, या फिर आपका इसमें दिक्कत आएगी, पद्मावत की बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पद्मावत बहुत छोटा है, उसमें पढ़ लेना होता है। जो 5 स्टार 3 स्टार वाली चीज़ें हैं वही पढ़ना होती है, बस उसमें से बन जाता है। और फिर नहीं भी आएगा ना तो भी आप थोड़ा थोड़ा वर्ड्स समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो 4-5 वर्ड्स आप समझ गए, 1-2 लाइनें आपकी समझ में आ गई, छोटी मोटी कहानी बन जाती है, क्योंकि आपको पहले से पता है, 3-4 बार आप पढ़ चुके हो उस चीज़ को। और वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की दिक्कत है, जो कहानी वाले हिस्से हैं, जो गद्य वाला हिस्सा है वहाँ पे, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए यार वही मेरा गलत हुआ था लास्ट ईयर। 5 में से 4 गलत हो गए थे, फिर भी 268 थे। इस बार सारे सही थे, पता नहीं हो जाता है। अभी यार वो थोड़ा सा इस बार आइडेंटिफाई कितना करना आया सर? इस बार 266 थे। तो हेलो सर, जी। सर इंटरव्यू को लेकर के आपका क्या, हाँ। जो कि हेलो सर, इंटरव्यू, हाँ जी सर। यार इंटरव्यू वगैरह तो क्या है ना, देखो आपका शुरू से तैयार हो जाता है, जैसे जैसे आप पढ़ने लगते हो वैसे वैसे आपका किसी भी इश्यू को लेकर के किस तरह से आपका दृष्टिकोण तैयार हो रहा है, अप्रोच कैसी है आपका, उस इश्यू को देखने का नज़रिया, आप कितने जो बाइसेस हैं उनसे मुक्त हो रहे हैं, कि आप जेंडर बाइसेस, रिलीजन्स के बाइसेस, उनसे आप मुक्त हो रहे हैं, तो बाइसेस से फ्री होना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरव्यूज़ के लिए मेरा मानना ये है कि आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक तो आपकी अवेयरनेस कितनी है चीज़ों को लेकर के वो है, और बाकी आपका आर्टिकुलेशन कैसा है आंसर्स को लेकर के। आर्टिकुलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको चीज़ें बहुत कुछ पता है, लेकिन आप उसको किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, किस भाषा के साथ कौन से शब्दों को चूज़ कर रहे हैं। तो मेरा मीडियम हिंदी था, और मैं तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोल रहा था। लास्ट ईयर जो पैनल था वो सत्यवती मैडम का था, इस बार जो पैनल था वो भी सत्यवती मैडम का था। साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे बहुत प्योर हिंदी बोलनी है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा था मैं सर। उसमें और जब मेरे से तो लास्ट ईयर तो क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही पुट किए थे, हिंदी में किए ही नहीं थे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको वो चाहिए क्या ट्रांसलेटर, तो मैंने मना कर दिया कि ज़रूरत ही नहीं, तो कोई ज़रूरत थी भी नहीं वैसे। तो इंग्लिश में पूछ रहे थे, हिंदी में आंसर आ रहे थे बस। सर अगर असली बात देखा जाए तो उसमें जज क्या किया जाता है सर? किसी को नहीं पता, ये तो यार कौन बता सकता है। जी सर, क्योंकि आप सर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके नॉलेज गेन तो ही जाता है उसमें सर।
हाँ तो वो तो बोलते भी है ना कि वो आपका इंटरव्यू है नहीं, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली। सर एक प्रश्न और है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर जब हम लवाशना जाते हैं तो वहाँ क्या नाम है, कहते हैं पब्लिक मैनेजमेंट का एक कोर्स पब्लिक मैनेजमेंट का एक हमें उपाधि मिलती है जिसे कहते हैं एमए यानी मास्टर का डिग्री मिलता है जब हम वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स ख़त्म करते हैं। तो सर इसमें सर आप बता सकते हैं सर ऐसा कुछ है? मुझे जानकारी है नहीं यार, होगा एक्चुअली, मैं बहुत ज़्यादा दूर की देखता नहीं हूँ। जी जी जो होता है उसी को एंजॉय कर लेता हूँ, प्रेजेंट में थोड़ा जीने की कोशिश करता हूँ। जी सर, जी सर, धन्यवाद आपको सर। सर कितना मिनट का आपका इंटरव्यू हुआ था? हाँ, और नंबर मार्क्स बता दीजिए। लास्ट ईयर मेरा लगभग यार 30 मिनट्स के राउंड चला था तो मेरे को 168 मार्क्स मिले थे, और इस बार लगभग 25 मिनट्स के राउंड चला था तो मेरे को 173 मार्क्स थे। सर इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए सर, कैसे हुआ था आपका, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, क्वेश्चंस आप जैसा डेफ भरते हैं वैसा ही क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है कि जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया था तो केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आना स्वाभाविक था। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, तो वर्क एक्सपीरियंस से आपके क्वेश्चंस आएगा। आपकी जो आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे मेरी हॉबीज़ जो थी वो था एजुकेशन जर्नलिज़म, तो एजुकेशन सेक्टर से और जर्नलिज्म से दोनों से मेरे से क्वेश्चंस आने स्वाभाविक थे। एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में आना, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, खास करके राजस्थान में वुमेन एजुकेशन, उनको लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। बाकी कुछ दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, LOC LACs का इश्यू, डिफेंस को लेकर के इश्यूज़ थे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी बूंदी जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर के क्वेश्चंस थे, बूंदी में टूरिज़्म का स्कोप कैसे है, क्यों नहीं है, बाकी राजस्थान में है, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्वेश्चंस पूछे थे। ऑप्शनल सर इंटरव्यू हिंदी साहित्य में कुछ नहीं पूछे? हिंदी साहित्य में एक्चुअली मेरी एक हॉबी थी हिंदी पोइम और हिंदी लपरेक को लिखना, तो थोड़ा सा लपरेक पूछा था, एक पोइम पूछी थी, और लास्ट ईयर भी थोड़ा सा पोइम वगैरह के बारे में पूछा था। पोइम के बारे में नहीं पूछा था लास्ट ईयर, तो दिनकर के बारे में पूछा था मेरे से। और कुछ सर हमारा एक ऑप्शनल के बारे में पूछना है सर, उसके जो आपने सब बताया खंड खंड में, तो थोड़ा उसको एक बार डिटेल में मतलब संपूर्ण में बता दीजिए उसको, मतलब इस पे लिख के। ऑप्शनल को लेकर के? हाँ सर, मतलब कैसे उसको आपने प्रिपरेशन किया, मतलब क्या है, मतलब एक बार संपूर्ण वे में सर लिख के बता दीजिए उसको। चलो देखो भाई, ऑप्शनल को लेकर के 157 क्लासेस मैंने परचेज़ की थी, ठीक है। मैंने यहीं से स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे करता गया, अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। इन्होंने मेरे को प्रिंटेड नोट्स दिए थे, नोट्स पढ़ना प्लस इसके साथ ओरिजिनल टेक्स्ट था, ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने साथ में पढ़ा। मैंने क्लास, चूँकि ये मेरे पास वीडियोस थे ना इनके, तो मैंने इनके वो नहीं बनाए थे, जो क्लास नोट्स थे वो नहीं बनाए थे, क्लास नोट्स की PDF आ गई थी मेरे पास, तो मैंने उसको प्रिंट करवा लिया था। तो मैं एक दिन में 2 या 3 क्लासेस देख के निपटा देता था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना था। मेरा टारगेट था कि दिवाली के पहले मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करना है, तो उसी हिसाब से मैंने जो अपना शेड्यूल तैयार किया था वो ये था कि बहुत जल्दी तैयार करना था, तो मैं उस हिसाब से स्पीड लेके चलता था। और पूरी क्लास में क्या होता ना, आपको 50-60% ही काम की चीज़ें होती थी, बाकी ठीक है, तो वो उसी हिसाब से हम ध्यान रखते हैं, तो वो थोड़ा सा। फिर इसके साथ साथ क्या था कि आंसर राइटिंग, इसमें मैंने शुरुआत में आंसर राइटिंग नहीं की थी, मैंने इसमें जब सेकंड रिवीजन मैंने किया तब मैंने आंसर राइटिंग की थी इसमें। फिर उनका कहना इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में हुई थी कि इसका इवैल्यूएशन कौन करेगा। तो फाइनली कुछ लोग मिल गए थे, उनसे मैंने इवैल्यूएशन करवाया कि लैंग्वेज का फ़्लो कैसा है, क्या मैं उस लैंग्वेज जो उस सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज को पकड़ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। कंटेंट तो मुझे पता था कि धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, तो बस इस तरह से पढ़ा, और लगभग 7-8 रिवीजन हो जाते हैं आपके मेंस लिखते लिखते तक। और इसमें क्या है आपका, वो जो एक तो मैंने बताया था वो वाली बुकलेट पेपर 1 का पार्ट 1, उसके लिए इसके साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं इसमें, वो उन चीज़ों के क्वेश्चन आंसर बना लिए थे। कहाँ से? प्रदीप द्विवेदी की नोट आंसर बुकलेट्स हैं, उसी में से मैंने
उसी में से मैंने उनके ही कॉपी कर लिए थे। बहुत मेहनत नहीं की थी, हिंदी साहित्य में बहुत मेहनत की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरा एक किया था कि इनके जो नोट्स बने हुए हैं वो हर एक टॉपिक के लगभग 700 to 100 वर्ड्स में है, तो इनके जो क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हुए थे उसमें पीछे, तो वो लगभग 250-300 वर्ड्स में लिखे हुए रहते हैं। उनसे रिवीजन करने में हेल्प मिल जाती है। बाकी खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे हर एक टॉपिक को लेकर के, तो उसमें जैसे कोई भी टॉपिक होता था तो यहाँ पे 250-300 वर्ड्स हैं, तो मेरे पास उसमें के लिए 40-50 वर्ड्स होते थे बस, ताकि मेरा रिवीजन जितने जल्दी मैं कर सकूँगा उतना आसानी से हो जाएगा। बाकी इसके लिए हमारे पास 5-6 दिन मिलते हैं हमें, बीच में 5 दिन मिलते हैं मोस्टली, बहुत होते हैं वो। उसमें आपके 2 रिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होते हैं तो। बाकी आंसर राइटिंग इसमें PYQs की इंपॉर्टेंट होती है, उसी के हिसाब से हमें पढ़ना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। अब इसमें भी यार एक खेल था, इसमें खेल ये था कि मैंने कुछ हिस्से बिल्कुल नहीं पढ़े, मैंने छोड़ दिए थे वो। उसके लिए PYQ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। जैसे निबंध वाला हिस्सा है हमारा पेपर 2 का पार्ट 2, तो उसमें मैंने सिर्फ 2 ही निबंध पढ़े थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बाकी दूसरे निबंध मैंने नहीं पढ़े, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पिक कर रहा था। पेपर 2 के पार्ट 1 से मैं क्वेश्चन पिक कर रहा था 2। पता है ना इसकी स्कीम, पता होगी सभी को ऑप्शनल की कैसे स्कीम चलती है। तो फिर मुझे कुछ हिस्से छोड़ने थे यहाँ से, वो छोड़ दिए मैंने यहाँ से, तो उनको मैंने रिवाइज नहीं किया। ऐसे ही पेपर 1 का पार्ट 2 जो था उसमें बहुत सारे हिस्से छोड़ देते हैं अपन। बहुत सारे राइटर्स हैं उसमें, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो था आपका आलोचना, एक थी आलोचना ही समीक्षा थी ना, एक समीक्षा, वो एक था अन्य विधाएं। इनको मैंने पढ़ लिया था क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप PYQs का एनालिसिस करोगे पेपर वाइज, ठीक है ना, एक तो टॉपिक वाइज रखे, पुराने पेपर्स उठा के देखोगे 4-5 साल के, उनके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि इनको पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बाकी हिस्से वही पढ़ने हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो करना है मुझे, बस उसके लिए वो ज़रूरी है। बाकी आप यहाँ से गोदान उठा के देख लो, उसके साथ लिंक हो जाएगा, या फिर एक आपका जो नाटक वाला हिस्सा होगा उससे यहाँ पे उठ जाएगा। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे करना है, तो अगर हम थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के करें तो बहुत सारे हिस्से हम छोड़ सकते हैं यहाँ से, इसमें छोड़ा, इसमें छोड़ा, तो जितना हमें काम की चीज़ है वही वहाँ से करने की काम। सर प्रीलिम्स रिपीटेड नहीं, मतलब अब इसमें थोड़ा साइंस लगाना पड़ेगा आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेंगे कि इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ ये आ रहा है, तो इनके साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब जैसे 2 हिस्से मुझे करने ही हैं, तो 2 हिस्से मुझे करने हैं, तो उसमें तीसरा क्वेश्चन मुझे कहाँ से लेके आ रहा है, तो कहाँ से कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके, तो वो कॉम्बिनेशन बनाना है बस। और कॉम्बिनेशन बनते ही फिर आपको दूसरे हिस्से आपके ऑटोमेटिकली आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर वो रिस्क भी होता है सर एक घंटे में कई बार नहीं आए तो, लेकिन आपका फिर आप 5-6 बार अगर पढ़ चुके होते हैं तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए आप हैंडल करने की उसमें रहता है कि सिचुएशन में। सर 1 घंटे में आप कितने पेज पढ़ लेते थे हिंदी साहित्य का? यार ये कुछ नहीं यार, मैं टाइम नहीं देखता था कभी, मतलब फिर भी आप मेरा टारगेट होता था। देखो मेरे अपने सिलेबस मेरा कैसा था कि मैं मंथ का शेड्यूल बनाता था। देखो मेरे एक तो टाइम के हिसाब से शेड्यूल बनता था, एक होता था मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग शेड्यूल कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है। एक होता था मंथ का शेड्यूल, फिर उसको वीक में ब्रेक करता था और उसको डे में ब्रेक करता था। ये मेरा होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये होता था तो मेरा वीक भी हो जाता था, फिर मेरा सारे हो जाते थे। ठीक है, तो मेरा ये था कि सबसे पहले मुझे सिलेबस के हिसाब से मुझे तैयार करना है कि जैसे मैंने बताया कि दिवाली तक मुझे ऑप्शनल ख़त्म करना है। फिर उस हिसाब से मैं मंथ में उसको बनाता था कि इस मंथ तक मुझे इतने वीडियोस देखते हैं, इन चीज़ों को कंप्लीट करना। फिर उसके बाद वीक और डे में मैं उसको ब्रेक करता था। देखो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी और उसका जितना बेहतर एग्जीक्यूशन होगा उतना आसान आपके सामने चीज़ें होती चली जाएगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए सर नितिन सिंघानिया जरूरी है कि NCERT से? मैंने एक बार पढ़ी थी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ी, फिर मैंने नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। विजन की क्लास में मैंने नोट्स बनाए थे, फिर उस नोट्स में मैंने कई सारी चीज़ें ऐड की थी धीरे धीरे, और ऐड होती चली गई फिर वो।
बस सफिशिएंट था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बहुत ज़्यादा यार, फिर बाकी एक्चुअली इंटरेस्ट होता है ना आपका, आपके पास टाइम होता है तो फिर आप बहुत सारी वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, वीडियोस वगैरह देख लेते हैं उनके, अलग अलग टाइप के। वो नहीं यूट्यूब वाली वीडियो, ये यूपीएससी वाले वीडियोस नहीं, दूसरे अदर वीडियोस जैसे हिस्ट्री चैनल्स वाले, वो कई सारे हिस्से आपके जो एनवायरनमेंट के हैं वो भी वहीं से कंप्लीट होते हैं, किताबों से कंप्लीट नहीं हो सकते, और उसकी अपनी लिमिटेशन भी होते हैं। तो वो इंटरेस्ट जैसा आपका डेवलप होता है फिर वैसे आप पढ़ने लग जाते हैं, और इंटरेस्ट डेवलप तब होगा जब आपको उसकी बेसिक नॉलेज होगी। सर केवल एनसीईआरटी से आप मेंस में आंसर कर सकते हैं कि नितिन सिंघानिया एक बार लेना गो थ्रू होना ज़रूरी है? नहीं यार, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको करंट की रिलेवेंसी पता होनी चाहिए, उसमें करंट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर एक बुक का अपनी लिमिटेशन है। और नितिन सिंघानिया बहुत बड़ी है यार, कितना याद रखेंगे उसको, 400-500 पेज की किताब है वो। यस है ना, तो टफ पड़ जाता है यार। जितना छोटा रहेगा हमारा पढ़ने के जो सोर्सेज हैं, उतना हम रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए बेहतर नोट्स वही होते हैं जो हमारे खुद के बनाए होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की थी सर? प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे की थी? तो प्रीलिम्स के लिए यार बस वही था कि प्रैक्टिस और रिवीजन। सी सेट के लिए सर कुछ अलग से किया था? हाँ, सी सेट के लिए यार, सी सेट के लिए क्लासेस देख लेने बहुत ज़रूरी थी। मुझे लग गया था पहली बार जब मेरा नहीं हुआ था ना, तो फिर मुझे लगा कि यार सी सेट तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने सी सेट स्टार्ट कर दिया था, लगभग हमारा 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करता था, फिक्स था मेरा 1 जनवरी सी सेट स्टार्ट हो जाएगा। डेली का उसमें मैं 10 क्वेश्चन सोल्व करना है मुझे, और जो जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते उन टॉपिक्स के मैं डालता था यूट्यूब पे, आ जाता था, लेक्चर्स आ जाते थे, उनके नोट्स बन जाते थे और प्रैक्टिस हो जाती थी। सर मैथ्स सारे तीनों सब्जेक्ट को बराबर ही प्रिपेयर करना है कि सर किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करके या किसी चीज़ को कम करके भी? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर हाँ, वो हर सबका अपना अपना हो सकता है। उस पर अपन ने बात की थी कि जैसे मेरा ये था कि मेरा साइंस मैथ्स का बैकग्राउंड है, तो मैं थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस ज़्यादा करता था, मैथ और रीजनिंग वाले हिस्से को। तो मेरा ये होता था कि मैथ्स और रीजनिंग से मेरे को लगभग 22 से 25 के बीच में मेरे नेट क्वेश्चंस जो थे साइंस और मैथ्स दे देता, मैथ्स और रीजनिंग दे देता था। बाकी मुझे 3 या 4 क्वेश्चन वहाँ से चाहिए होते थे कॉम्प्रहेंशन से, तो मैं 10 से 12 कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस करता था जो मुझे ईजी लगता था, वहाँ से आराम से आ जाते थे। तो इतने में मेरे लगभग 80+ मार्क्स मेरे आ जाते थे। जनरल स्टडीज़ के लिए सर जो मेंस में पढ़ रहे हैं, इसको इसी के साथ ही क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर का उसका सॉल्व करते चलें, PYQ? हाँ, PYQs जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सॉल्व करना चाहिए। और प्रीलिम्स में अगर तुम लास्ट में जब आपके 10-15 दिन बच जाएंगे, तब आपको 2013 से उठाना है हर एक पेपर, और रोज़ लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, उसके ऑप्शंस को देखना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, गूगल सर्च करना है उसके बारे में, और मुझे लगता है वहाँ से 4-5 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। और फिर उसमें उसके बाद वो देखना नहीं है, कोचिंग वाले नहीं देखना है, कोचिंग के जो नोट्स बने हैं वो रिवाइज कर लेना है। जो मैंने बताया था कि एक पेजेस में जो नोट्स होते हैं उनको रिवीजन कर लेना है। कोचिंग के टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती बिफोर द 15 डेज ऑफ जो प्रीलिम्स का पेपर। थैंक यू सर। हाँ, वो मैंने बताया ना, वही डिस्कस किया था अभी कि मैंने जैसे ऑप्शनल्स की तैयारी की, एथिक्स की, आंसर राइटिंग की थी, मैंने आंसर राइटिंग की थी, सबकी आंसर राइटिंग की थी शेड्यूल वाइज। और हमारे बीच में कोविड भी आ गया था 21 वाला, तो वहाँ पे 4 महीना एक्स्ट्रा मिल गया था, तो बहुत रिवीजन हो गया था हमारा, खास करके ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे का। एथिक्स ऐसे ऑप्शनल बहुत कीवर्ड है, की चीज़ें हैं, और 1000 वर्ड्स वो 1000 मार्क्स वो कैरी करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी फिर GS 1 2 3 की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो GS 1 2 3 की प्रैक्टिस मैंने फिर मेरे जो भी तीसरा अटैम्प्ट का मेंस था उसमें यहाँ पे मैंने किया था। तो ओवर करें। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए।